Hello friends, hope you are doing good. Friends, in this lecture we are going to revise one very important topic, that is performance measurement and evaluation. In one of the attempt, almost 40 marks paper was there from this topic. So it's very important from exam point of view. Topic comprises of three parts, that is practical, theory as well as case study. Hence it is important from your exam point of view. Chaliga, without wasting any single minute of time, let's start with the first question, that is recognized level of decentralization. Yes sir, recognized level of decentralization. This question already we have covered in the first topic of intermediate costing. वापिस से मैं रिवाइज कर देता हूं क्योंकि मैक्सिमम चीजें आपने होमवर्क में मैक्सिमम चीजें आपने फ्रेंड्स ऑप्शन में ही डाला था इंटरमीडिएट में. ठीक है, चलिएगा. फर्स्ट इज कॉस्ट सेंटर, सेकंड वन इज रेवेन्यू सेंटर, थर्ड वन इज अ प्रॉफिट सेंटर एंड लास्ट वन इज अ इन्वेस्टमेंट सेंटर. ठीक है, सबसे पहला है फ्रेंड्स आपका कॉस्ट सेंटर. द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉस्ट सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉस्ट ऑफ दैट डिवीजन. इज कंसर्न विद द कॉस्ट, जो भी कुछ टारगेट कॉस्ट दिया है वो अचीव करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मैनेजर. तो ये था आपका कॉस्ट सेंटर. आई गिव वन एग्जांपल ऑफ द कॉस्ट सेंटर. प्रोडक्शन मैनेजर इज अ कॉस्ट सेंटर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज अ कॉस्ट सेंटर, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इज अ कॉस्ट सेंटर, then raw material purchase department is a cost center. The person responsible here is responsible for only cost, not concerned with the sales, not concerned with the profit, not concerned with the investment, concerned with the cost only. So this is your cost center or expenses center. Second one is your revenue center. The person who is responsible for the revenue center is concerned with the revenue. Revenue का मतलब है sales. Now sales manager is a revenue center, or you can treat sales department as a revenue center. Now what is the responsibility of that sales manager? Responsibility is to achieve the target sale. जो budgeted sale दिया हुआ है वो sale achieve करना is a responsibility of the revenue center. Now that sales manager is not concerned about the cost. उनका कोई responsibility cost के बारे में नहीं, बस उनका responsibility भाई sales कैसे maximize होगा और जो budgeted sales है वो उनको achieve करना है. तो ये था आपका revenue center. नेक्स्ट तीसरा था आपका प्रॉफिट सेंटर. नाउ द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉफिट सेंटर इज कंसर्न विद द कॉस्ट, विद द रेवेन्यू, बिकॉज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे आएगा? सेल्स और कॉस्ट इनका जो कॉम्बिनेशन, इनका जो सब्सट्रैक्शन आएगा उससे आएगा आपका प्रॉफिट. So the person responsible here is concerned with the revenue, concerned with the sales, that is revenue, and concerned with the cost. Obviously सेल्स और जो कॉस्ट है उसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा प्रॉफिट सेंटर. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज अ इन्वेस्टमेंट सेंटर. नाउ इन्वेस्टमेंट सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेवेन्यू, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉस्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड एज वेल एज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वेस्टमेंट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द इन्वेस्टमेंट? फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा? हियर मैनेजमेंट विल टेक डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, देन कैपेसिटी इंक्रीज अगर करना है तो वो डिसीजन यहां पे लिया जाएगा, या फिर कोई आपका एसेट है उसका डिस्पोजल करना है, दैट डिसीजन विल बी टेकन हियर. ये था आपका इन्वेस्टमेंट सेंटर. सो इन्वेस्टमेंट सेंटर यानी आपके टॉप मैनेजमेंट ये डिसीजन क्या लेंगे फ्रेंड्स? ये डिसीजन लेंगे कॉस्ट के बारे में, रेवेन्यू के बारे में, ये डिसीजन लेंगे आपके प्रॉफिट के बारे में, एंड एज वेल एज इन्वेस्टमेंट कितना करना है आपके डिवीजन में, एक्सेट्रा. तो दीज आर 4 सेंटर्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. कौन सा है? कॉस्ट सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉस्ट मैनेज करना. सेकंड वन इज रेवेन्यू सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेल्स मैक्सिमाइज करना. तीसरा था आपका प्रॉफिट सेंटर, रेवेन्यू और कॉस्ट का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा प्रॉफिट. तो जो रेवेन्यू प्रॉफिट सेंटर के मैनेजमेंट है या फिर प्रॉफिट सेंटर है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 है, रेवेन्यू है, कॉस्ट है और प्रॉफिट है. एंड लास्ट वन इज अ इन्वेस्टमेंट सेंटर. इन्वेस्टमेंट सेंटर इज अ टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंग दैट इज कॉस्ट, प्रॉफिट एंड रेवेन्यू एंड एज वेल एज इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट में वो डिसीजन लेंगे इन्वेस्ट कितना करना है, डिसइन्वेस्ट कितना करना है, या फिर कैपिटल एक्सपांशन डिसीजन करना है, या फिर कोई सेल आउट करना है आपका एसेट एक्सेट्रा. दैट डिसीजन विल बी टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट सेंटर. आई होप दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर. चलिए अब एक्चुअली टॉपिक के मेन कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है? ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है इसका जो फर्स्ट मैं सेंटेंस आपको बता रहा हूं, ये फर्स्ट सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है या कोई केस स्टडी आता है तो ये फर्स्ट सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा. दैट इज
रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज अ कलेक्शन, समराइजेशन, ओके, कलेक्शन किया, क्लासिफिकेशन किया, समराइजेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या बोला बॉस? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है भाई? डेटा कलेक्ट किया, डेटा क्लासिफाई किया, थोड़ा डेटा एनालाइज किया, समरी बनाया उसका, और उसका एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया, लेकिन किसका? अबाउट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। लेकिन ये क्या है, इसका मेन यूज क्या है फ्रेंड्स? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहां पे होएगा? व्हेन इंडिविजुअल मैनेजर को आपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, इंडिविजुअल मैनेजर को आपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, ही इज अकाउंटेबल फॉर, वो जो इंडिविजुअल मैनेजर ही इज अकाउंटेबल फॉर रेवेन्यू के लिए अकाउंटेबल है, कॉस्ट के लिए अकाउंटेबल है, या फिर एसेट के लिए अकाउंटेबल है। इसका मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या किया है? अगर आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट किया है किसी मैनेजर पे, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? कॉस्ट का, रेवेन्यू का, सेल्स का, प्रॉफिट का, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट का, या फिर एसेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने डेलीगेट किया हुआ है ना, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है उसका एक रिपोर्ट आपने प्रिपेयर किया। तो ये सेंटेंस आना चाहिए। मैंने क्या बोला? कलेक्शन किया, क्लासिफिकेशन किया, एनालिसिस किया, उसका समरी बनाया और एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया। लेकिन ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जहां पे एक इंडिविजुअल मैनेजर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो रिस्पॉन्सिबल है कॉस्ट के लिए, रेवेन्यू के लिए, प्रॉफिट के लिए और आपके एसेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो कैसे परफॉर्म कर रहा है उसका हमने एक रिकॉर्ड प्रिपेयर किया, रिपोर्ट प्रिपेयर किया। ठीक है, तो सेकेंड सेंटेंस इसका काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सेकेंड सेंटेंस क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कब करना है? जैसे मैंने आपको बोला, जब टॉप मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करता है। इन सच सिचुएशन you'll have to prepare this responsibility accounting statement और रिपोर्ट, आप इसको बोल सकते हो। राइट फ्रेंड्स, चलेगा फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसका मेन आइडिया क्या है? आइडिया ये है, हाउ दैट मैनेजर इज परफॉर्मिंग, हाउ दैट मैनेजर इज मैनेजिंग द कॉस्ट, हाउ दैट मैनेजर इज मैनेजिंग द रेवेन्यू। ठीक है, ये चेक करना। तो आई होप ये कंसेप्ट एब्सोल्युटली दिमाग में फिट हो गया। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन किया था और वो कैसे परफॉर्म कर रहा है उसका आपने एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया। ठीक है, ये था आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। नाउ अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट कैन बी फॉलोड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। दो में से कोई भी जनरली एक फॉलो होता है। सबसे पहला था फ्रेंड्स आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनिएगा, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और दूसरा है डिविजनलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अच्छा, क्या बोला मैंने? सबसे पहले फंक्शनल और दूसरा है डिविजनलाइज्ड। फंक्शनल पहले डिस्कस करता हूं। ओके, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या है फ्रेंड्स? आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो जो फंक्शंस है उसको आपने सेग्रीगेट किया है। अब फंक्शन क्या हो सकता है? Function can be purchasing, function can be production, function can be administration, function can be selling, function can be distribution। तो अगर आपने आपके ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप फंक्शन वाइज किया रहेगा, ठीक है, तो आप फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। फंक्शन क्या क्या है? एज ए ऑलरेडी डिस्कस, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, आपने प्रोडक्शन किया, उसके बाद आपने सेल्स किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, एडमिनिस्ट्रेशन किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दीज आर ऑल द फंक्शन। तो अगर आपने फंक्शन वाइज क्लासिफाई किया तो इट इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आई होप ये पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर है। ठीक है ना फ्रेंड्स, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उनको लेस ऑथोरिटी दिया है, ज्यादा ऑथोरिटी नहीं दिया है। मेन जो डिसीजन है दैट इज इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है, प्रोडक्ट मिक्स का डिसीजन है, प्राइसिंग का डिसीजन है, वो लोअर मैनेजर नहीं लेगा, वो टॉप मैनेजमेंट लेगा। ठीक है, तो ये था आपका फ्रेंड्स फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ये मैनेजर को इंडिपेंडेंस कम दिया हुआ है। जो फंक्शनल मैनेजर है उनको इंडिपेंडेंस कम दिया हुआ है, जो टॉप मैनेजमेंट है मेजर डिसीजन वही लेंगे। ओके, इसका एक डायग्राम दिया हुआ है, चेक कीजिएगा। कम टू दैट पेज फ्रेंड्स, यहां पे एकदम टॉप पे चीफ एग्जीक्यूटिव है और वहां पे लिखा हुआ है आईसी ब्रैकेट में। अगर आप चेक करेंगे तो आईसी, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट आईसी का मतलब है इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो चीफ एग्जीक्यूटिव का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कॉस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेवेन्यू का रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉफिट का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेजर जो डिसीजन है वो चीफ एग्जीक्यूटिव लेगा। ओके, ये इन्वेस्टमेंट सेंटर लेगा। उसके नीचे अगर आप चेक करेंगे तो काफी सारे फंक्शन वाइज मैंने क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। ओके, तो फंक्शन कौन से? प्रोडक्शन है, परचेसिंग है, ठीक है, मार्केटिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, परचेस मैनेजर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। दीज आर ऑल द फंक्शन। और भी कुछ फंक्शन हो सकता है।
ओके उसके नीचे सर मैंने एक ब्रैकेट में जो जो पॉइंट लिखे वो इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन मैनेजर क्या है, वो है आपका कॉस्ट सेंटर, इसलिए वहां पे वर्ड यूज किया सीसी। नेक्स्ट वन इज अ मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर क्या है, मार्केटिंग मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रेवेन्यू सेल मैक्सिमाइज करना है, तो रेवेन्यू सेंटर है। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट या मैनेजर, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट कंट्रोल करना। आगे है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट कंट्रोल करना। ओके और इसके नीचे देखा है अदर फंक्शन। अभी प्रोडक्शन में काफी सारे फंक्शन हो सकते हैं, जैसे कटिंग है, ठीक है, स्टिचिंग है, असेंबली है, दिस कैन बी द वेरियस फंक्शंस। ओके तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट जो मैंने डिस्कस किया, दैट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जहां पे आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो डायग्राम है, ठीक है, वो फंक्शन वाइज आपने क्लासिफाई किया। यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, लोअर मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी कम आपने डेलीगेट किया है। जो मेन डिसीजन है वो टॉप मैनेजमेंट लेगा, जो इन्वेस्टमेंट सेंटर लेगा, लाइक प्राइसिंग डिसीजन, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, इन्वेस्टमेंट सेंटर, इन्वेस्टमेंट के डिसीजन। चलिए अब आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। फंक्शनल के बाद डिविजनलाइज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, हियर your organization is classified into various divisions. अब डिवीजन क्या हो सकते हैं, डिवीजन कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, डिवीजन कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन। अच्छा प्रोडक्ट का मतलब क्या है, से फॉर एग्जांपल आप एबीसी 3 टाइप के प्रोडक्ट कर रहे हो, तो डिवीजन ए, ठीक है, डिवीजन बी प्रोडक्ट, डिवीजन सी प्रोडक्ट, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया कि फ्रेंड जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से आपने डिवीजन प्रिपेयर किया, जैसे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट रीजन एक्सेट्रा, उसके हिसाब से आपने आपका डिवीजन सेटअप किया। ओके नाउ फ्रेंड्स, कस्टमर कैन बी, कस्टमर सेगमेंट कैन बी अ डिवीजन, जैसे कि बल्क कस्टमर को कोई और हैंडल कर रहा है, रिटेल कस्टमर को कोई और हैंडल कर रहा है, ठीक है। इसके बाद है फ्रेंड मार्केट कैन बी द डिवीजन, वेरियस मार्केट्स कैन बी द डिवीजन, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए फ्रेंड्स रेसिडेंशियल कस्टमर हो गया, कमर्शियल कस्टमर हो गया, इंडस्ट्रियल कस्टमर हो गया, फार्मर एक्सेट्रा हो गया, और गवर्नमेंट, ठीक है। तो वेरियस मार्केट कैन बी अ डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन क्या क्या हो सकता है, डिवीजन हो सकता है आपका प्रोडक्ट, डिवीजन हो सकता है आपके सर्विसेज, डिवीजन हो सकता है आपके कस्टमर, डिवीजन हो सकता है फ्रेंड्स आपके जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से आप डिवीजन कर सकते हो। ओके नाउ यहां पे क्या हो रहा है, जो टॉप मैनेजमेंट है, ये टॉप मैनेजमेंट उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डेलीगेट कर रहा है, किसको, लोअर मैनेजर को। एंड लोअर मैनेजर यानी स्पेसिफिकली कौन, तो डिविजनल हेड, ठीक है। मैंने एक चार्ट यहां पे बनवा के दिया है, ठीक है, वो चार्ट एक बार आप चेक कीजिए। चीफ एग्जीक्यूटिव इन्वेस्टमेंट सेंटर है। इसके बाद मैंने एग्जांपल लिया, आपके 3 प्रोडक्ट है, अकॉर्डिंगली 3 प्रोडक्ट का अलग अलग डिवीजन आपने वर्कआउट किया है, प्रोडक्ट एक्स डिवीजन, प्रोडक्ट वाई डिवीजन, प्रोडक्ट जेड डिवीजन। ओके तो फ्रेंड्स यू कैन चेक दैट प्रोडक्ट एक्स डिवीजन आईसी इन्वेस्टमेंट सेंटर है, प्रोडक्ट वाई डिवीजन इन्वेस्टमेंट सेंटर है, प्रोडक्ट जेड डिवीजन इन्वेस्टमेंट सेंटर है। तो यहां पे जो प्रोडक्ट का प्राइसिंग डिसीजन है, ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स डिवीजन है, डिसीजन है, वो लोअर मैनेजर, दैट इज ये जो सेकंड लाइन है वहां पे अलोकेट कर दिया। यानी चीफ एग्जीक्यूटिव स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेगा, ठीक है, जो रनिंग डिसीजन है वो सेकंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट लेगा, डिवीजन हेड लेगा। एंड यू कैन चेक द डिवीजन हेड के नीचे फंक्शनल हेड रहेंगे। अच्छा फंक्शनल हेड यानी अभी अभी हमने डिस्कस किया था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहेगा इनके नीचे, जैसे प्रोडक्ट एक्स मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट रहेगा, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रहेगा एक्सेट्रा। वो किसके नीचे रहेगा, प्रोडक्ट एक्स के नीचे, प्रोडक्ट वाई के नीचे, प्रोडक्ट जेड के नीचे रहेगा, ठीक है। तो यहां पे टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेगा, जो डिवीजन हेड है वो डिवीजन रिलेटेड डिसीजन लेगा। ओके तो आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नीचे डेलीगेट किया हुआ है, राइट। तो ये बेस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, और बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस कर लिया डिविजनलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। चलेगा अब आगे बढ़ते हैं और मेन पार्ट की तरफ आते हैं। अगला पार्ट थोड़ा प्रैक्टिकल है। ओके नाउ फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस एक्चुअल में आपको इवैल्यूएशन करना है। जैसे मैंने आपको बोला था, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट किया था और वो कैसे परफॉर्म कर रहा है वो आपको इवैल्यूएट करना है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका डेलीगेट किया था, आपने रेवेन्यू का, आपने कॉस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, एसेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉफिट का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा आपने डेलीगेट किया था। अब वो कैसे परफॉर्म कर रहा है ये इवैल्यूएशन करना इज कॉल्ड एज अ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में 2 पार्ट है। ओके एक है आपका प्योर फिनेंशियल और नेक्स्ट है फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन
फाइनेंस के बेसिस पे कैसे होता है। अच्छा, फाइनेंशियल के बेसिस के मतलब क्या हुआ, कोई भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कैसे परफॉर्म कर रहा है तो वो डिपेंडेंट है उसके प्रॉफिट के बेसिस पे। कोई भी डिवीजन कैसे परफॉर्म कर रहा है तो उसका प्रॉफिट कैसा है, अकॉर्डिंगली आप उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हो। तो फाइनेंस का मतलब यहां पे प्रॉफिटेबिलिटी आएगा, रिटर्न आएगा, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा। तो सबसे पहला मेथड जो हमने एफएम में इंटरमीडिएट में सीखा हुआ है दैट इज आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड। अच्छा, आरओआई बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। यहां पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते वक्त आप हर एक डिवीजन का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड करेंगे। आरओआई का फॉर्मूला क्या है, रिटर्न दैट इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट डिवीजन, ठीक है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट डिवीजन। तो जिसका आरओआई ज्यादा उसका परफॉर्मेंस बेटर रहेगा, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल मेथड है, कॉमन मेथड है, काफी सारे कंपनीज में ये मेथड फॉलो करता है, लेकिन लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है, आपको याद रखना पड़ेगा, इसका नाम लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस। जी हाँ फ्रेंड्स, लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस ये लिमिटेशन है आपका आरओआई का। फ्रेंड्स, इसका एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, ये आपके स्टडी मटेरियल का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। नाउ स्टडी मटेरियल के एग्जांपल थोड़ा बहुत ये फिगर चेंज हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट मैंने स्टडी मटेरियल से लिया। सपोज आपके दो डिवीजन है, डिवीजन ए एंड डिवीजन बी। जी हाँ फ्रेंड्स, डिवीजन ए एंड डिवीजन बी, एग्जिस्टिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज सपोज 13%, एग्जिस्टिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज सपोज 7%। ओके, ध्यान से सुनिएगा, existing return on investment is 13%, existing return on investment is 7%. Now there is one proposal to invest, suppose 5 lakh rupees. That 5 lakh can be invested in new proposal either in division A or in division B. Okay, तो ये 5 lakhs का जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट आइदर डिवीजन ए में हो सकता है या डिवीजन बी में हो सकता है। अगर ये 5 लाख का इन्वेस्टमेंट डिवीजन ए में होता है तो रिटर्न, ये जो नए इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, नए इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है 50,000 से, फॉर एग्जांपल 50,000 रिटर्न है। तो आरओआई कितना हुआ ये नए प्रपोजल का, ये एक्सपांशन डिसीजन का, 50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख 10% है। नाउ डिवीजन मैनेजर ए विल हेजिटेट टू एक्सेप्ट दिस। क्यों वो एक्सेप्ट नहीं करेगा ये? क्योंकि उसका एग्जिस्टिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 13% है और ये नए प्रपोजल का अगर ये एक्सपांशन प्लान है तो 50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख 10% का आरओआई है। तो अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है तो इसका ऑन एन एवरेज उसका जो नेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा वो 13 और 10 के बीच में किधर तो भी सेटल होएगा। बराबर है ना, 13 और 10 के बीच में किधर तो भी सेटल होगा। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट का 13% है, ये जो नया इन्वेस्टमेंट कर रहा है 5 लाख का, उसका आरओआई कितना आ रहा है? तो उसका आरओआई आ रहा है फ्रेंड्स आपका 10%, ठीक है। तो नेट ये 10 और 13 के बीच में किधर तो भी सेटल होएगा। ओके, नाउ फ्रेंड्स अगर ये डिवीजन बी में इन्वेस्ट होता है तो उसका 40,000 का रिटर्न आ रहा है। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, आई गेस इसका 8% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है ये नए प्रपोजल पे। नाउ डिवीजन मैनेजर भी खुशी खुशी ये प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा क्योंकि उसका एग्जिस्टिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 7%, ठीक है। और ये जो नया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये जो एक्स्ट्रा जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो 40,000 है। 40,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख 8% है। तो अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है तो उसका जो नेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 7% से बढ़ के 7 और 8 के बीच में किधर तो भी सेटल होगा, एवरेज अगर आप लेते हैं तो। बराबर है? तो इसका मतलब क्या है? उसका आरओआई बढ़ रहा है तो ये प्रपोजल वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? 5 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो ए नहीं करेगा, ये इन्वेस्टमेंट बी करेगा, क्योंकि ए का आरओआई इससे कम होएगा अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट करते हो तो, और बी का आरओआई इससे बढ़ रहा है तो बी ये एक्सेप्ट करेगा। लेकिन पूरा सिनारियो चेंज होता है जब मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं, एंड दैट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज दैट कॉस्ट ऑफ दिस एडिशनल कैपिटल इज 9%, ठीक है। आपने ये लोन लिया हुआ है और ये लोन का जो इंटरेस्ट है वो सपोज 9% है, यानी आपको पे कितना करना है? 45,000 आपको पे करना है। ओके, 45,000 आपको पे करना है। तो अगर आप चेक करेंगे तो अगर ये बी ने एक्सेप्ट कर लिया तो कंपनी का ओवरऑल लॉस हो गया, क्योंकि बी को यहां पे 5 लाख रुपए पे रिटर्न आ रहा है 40,000, लेकिन कॉस्ट ऑफ दिस एडिशनल कैपिटल इज 45,000,
तो 5,000 का कंपनी का लॉस हो गया, राइट। और अगर ए ने ये एक्सेप्ट किया तो ए अगर एक्सेप्ट करते हैं तो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट हो गया 5,000। तो इसका मतलब क्या हो गया, आरओआई मेथड अगर आप फॉलो करते हो तो इसका एक लिमिटेशन है, एंड दैट लिमिटेशन इज लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस। जी हाँ मालिक, लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस, यहां पे ओवरऑल कंपनी का नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो अगर डिवीजन ए और डिवीजन बी खुद के बारे में सोचेंगे, ठीक है, कंपनी के बारे में अगर नहीं सोचते तो ए ये प्रपोजल रिजेक्ट करेगा, बी ये प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर बी ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो उसका जो रिटर्न है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है। रिटर्न आ गया उसका 40,000, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 45,000, तो ये एक्सेप्ट करना लॉजिकल नहीं है। तो लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस, तो ये जो लिमिटेशन है वो दूर करने के लिए फ्रेंड्स अपने को दूसरा मेथड इंस्टीट्यूट ने दिया गया है, और दूसरा मेथड है रेसिडुअल वैल्यू। ओके, तो लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस ये अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो आपको सेकेंड मेथड दिया है रेसिडुअल इनकम। ठीक है, रेसिडुअल इनकम एकदम सिंपल फॉर्मूला है, रेसिडुअल इनकम एकदम सिंपल फॉर्मूला है, एंड दैट फॉर्मूला इज दैट profit that is written minus cost of capital। रेसिडुअल इनकम क्या है, प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो फ्रेंड्स अगर मेरा एग्जांपल में रिपीट करता हूं तो डिवीजन ए एंड डिवीजन बी, जी हाँ सर जी, डिवीजन ए एंड डिवीजन बी, डिवीजन ए का रेसिडुअल इनकम कितना आएगा, प्रॉफिट है उसका 50,000, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 45,000, तो 50,000 माइनस 45,000 आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5,000, पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर बी इन्वेस्ट करता है तो उसका रेसिडुअल इनकम कितना आएगा, उसने अगर ये 5 लाख इन्वेस्ट कर लिया, ठीक है, तो रिटर्न आ रहा है उसका 40,000, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 45,000, तो यहाँ पे 5,000 का लॉस आ रहा है। तो जिसका रेसिडुअल इनकम पॉजिटिव है उसने वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आई होप ये एब्सोल्युटली आपके दिमाग में फिट हो गया। मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया क्योंकि आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चलेगा फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन आपके जो 2019 एडिशन का स्टडी मटेरियल है इसमें ऐड किया है, ईवीए के, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ठीक है, आपने ये एफआर में एसएफएम में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अच्छे से हम लोग वापस देख लेते, कुछ ट्रीटमेंट यहाँ पे अलग है। ओके, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या है, तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, ईवीए कैसे आता है, उसका फॉर्मूला है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने अच्छे से हाईलाइट भी किया है। तो ईवीए का फॉर्मूला क्या है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर ये जो नोट्स बनाया हुआ है, जितने भी आपको अभी तक क्वेश्चन दिया या एग्जाम में क्वेश्चन है उसका एक समरी मैंने बना के दिया है, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। ओके, तो ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये जो आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए है, बस आप कोई भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन देख लीजिएगा, एग्जाम में ये 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, आपके मॉक टेस्ट पेपर में या फिर आरटीपी में अगर इस पे क्वेश्चन आया तो ये एनालिसिस आप देख लीजिएगा, आपका काम बहुत ही सिंपल होने वाला है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये देख लेते कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देख लेने का टैक्स का फिगर दिया या टैक्स का फिगर नहीं दिया है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। क्वेश्चन में यू हैव टू चेक टैक्स का फिगर दिया या टैक्स का फिगर नहीं दिया। अगर इनकम टैक्स का फिगर नहीं दिया तो ये पहला प्रेजेंटेशन आपको करना पड़ेगा। अच्छा जी, पहला प्रेजेंटेशन क्या है आप चेक कर सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट लेस करेंगे, इंटरेस्ट ग्रॉस, वो नेट ऑफ टैक्स वगैरह नहीं, ग्रॉस इंटरेस्ट जो है, सपोज 10 लाख रुपए का डेप्ट है और उस पर 10% का इंटरेस्ट है, तो आपका आंसर आएगा 1 लाख रुपए, 10 लाख पे 10% 1 लाख आपको वो लेस करना है। तो ये आ गया आपका प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, हम लोग इसको बोलते हैं पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप लेस कर देंगे टैक्स। ठीक है, वो टैक्स, क्योंकि टैक्स का फिगर दिया नहीं था, आपने कैलकुलेट किया, सपोज 30% टैक्स रेट दिया तो पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वो 30% लेस करके ओके आपका आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करने के बाद आपको एड बैक करना पड़ता है इंटरेस्ट, लेकिन एक अच्छे से मैंने हाईलाइट किया है इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। अच्छा, क्यों नेट ऑफ टैक्स फ्रेंड्स, ये जो इंटरेस्ट है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है आपका, और ये इंटरेस्ट की वजह से क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इंटरेस्ट की वजह से आपका टैक्स का जो बर्डन है वो कम हो रहा है, इसलिए यहां पे मैंने दिया हुआ इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स।
सी फॉर एग्जाम्पल आपका जो टैक्स से आपका टैक्स रेट है 30%, आपका जो इंटरेस्ट था वो 1 लाख रुपए था, 10 लाख रुपए का आपका कैपिटल था, 10% उसका रेट था, तो आपका जो आंसर आएगा 1 लाख रुपए आपका इंटरेस्ट आया, नेट ऑफ टैक्स तो आपका 70,000, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स कितना लेंगे आप 70,000, 1 लाख में 30% आपने लेस कर दिया। ठीक है, ये आ गया आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, काफी सिंपल है। तो ये फॉर्मेट आपको कब फॉलो करना है, अगर आपको टैक्स का फिगर नहीं दिया तो आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पहले इंटरेस्ट लेस करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, टैक्स लेस करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा एंड एड बैक करेंगे इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट कैसा है, नेट ऑफ टैक्स। ठीक है, क्योंकि वो इंटरेस्ट की वजह से टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, इंटरेस्ट प्रॉफिट में से लेस हो रहा है, उसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट अगर कम हो रहा है तो आपका जो टैक्स का बर्डन है वो कम हो रहा है, इसलिए नेट ऑफ टैक्स हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑपरेटिंग का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं एंड ये इंटरेस्ट की वजह से जो प्रॉफिट इंटरेस्ट की वजह से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अफेक्ट हो रहा है उसका एडजस्टमेंट हमने किया। ओके, चलिए अगर ये सेकेंड पॉइंट है, अगर आपको टैक्स का फिगर ऑलरेडी दिया है तो टेंशन ही नहीं है। ठीक है, जो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डायरेक्टली आपको एकदम फाइनल फिगर दिया जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जितना भी टैक्स पेड है, ध्यान से सुनिएगा, टैक्स पेड की बात कर रहा हूं। ठीक है, डेफर्ड टैक्स कंफ्यूज करने की बहुत कोशिश करते हैं, डेफर्ड टैक्स 20 लाख रुपए का, टैक्स पेड 10 लाख रुपए का, प्रोविजन वगैरह कुछ और है और टैक्स पेड 10 लाख रुपए का। फ्रेंड्स हियर यू हैव टू कंसीडर टैक्स पेड, पेड कितनी है वो फिगर आप कंसीडर कीजिए, बाकी आपको इंस्टीट्यूट कितना भी कंफ्यूज करे वो आप इग्नोर कीजिएगा, टैक्स पेड आपको लेस करना है। ठीक है, एंड एक और पॉइंट, लेस टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट की वजह से जो टैक्स सेविंग होता है वो आपको लेस करना है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। अगर आप स्टडी मटेरियल में इसका काफी सारे एक्सप्लेनेशन, काफी सारे क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में ये फॉर्मेट से दिया है, तो कोई भी फॉर्मेट करो, ऊपर वाला फॉर्मेट करो या नीचे वाला फॉर्मेट करो, आपका आंसर एब्सोल्युटली सेम आएगा, एब्सोल्युटली सेम आएगा, कोई भी आप ट्रीटमेंट कीजिएगा। ठीक है, सो टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट ऑलरेडी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया था, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स हम लोग लेते थे, तो टैक्स सेविंग कितना है वो यहाँ पे हमें लेस करना है। ठीक है, ध्यान रहेगा, ये आएगा आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, समझ गया। अब ऊपर वाले जो दो प्रेजेंटेशन है उसमें कॉमन एडजस्टमेंट है, भाई ध्यान से सुनिएगा, ये एडजस्टमेंट कुछ आइटम ऐड करना है, कुछ आइटम लेस करना है, कुछ आइटम ऐड करना है, इसके बाहर क्वेश्चन ही नहीं है आपके स्टडी मटेरियल में या फिर पास्ट एग्जामिनेशन में आरटीपी एमटीपी में, कुछ आइटम ऐड करना है, कुछ आइटम लेस करना है। अच्छा, ऐड वाला आइटम क्या है, ऐड वाले आइटम में सबसे पहले फ्रेंड्स नॉन कैश एक्सपेंडिचर लाइक प्रोविजन। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, वॉट एवर प्रोविजन रिजर्व वगैरह आपने करके रखा है तो वो ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, ध्यान से सुनिएगा वर्ड क्या यूज किया मैंने, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। इसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आरएनडी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आरएनडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा। जनरली क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप अमोर्टाइज करते हो 5 साल एक्सेट्रा, क्योंकि आरएनडी जब तक वो प्रोडक्ट पूरे प्रोडक्ट का रहता है और जब तक वो प्रोडक्ट चलता है उसमें आप सपोज अमोर्टाइज करते हैं, अपोर्शन करते हैं, तो आरएनडी, हाँ अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया है तो आपको ऐड करना है। नेक्स्ट वन कैपिटलाइज्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ध्यान से सुनेगा क्या है कैपिटलाइज्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया जाएगा ये जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस ये कैपिटलाइज है, इसका बेनिफिट कंपनी को 5 साल होने वाला है, ये ब्रांड कंपनी का डेवलप करने के लिए दे रहे हैं रादर देन कोई प्रोडक्ट का, तो कंपनी का ब्रांड डेवलप हो रहा है, तो ये कैपिटल मार्केटिंग एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट वन देन कैपिटलाइज्ड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, वर्कर को आपने ट्रेनिंग दिया, इसका बेनिफिट एक दिन या फिर एक पीरियड के लिए नहीं रहता है, ये काफी सालों के लिए रहता है, तो जनरली ये भी एक्सपेंसेस आप एमोर्टाइज करते हैं। ठीक है, तो ऐड वाले आइटम आपको याद रहेगा, सबसे पहले मैंने बोला तो कोई प्रोविजन किया है, रिजर्व वगैरह आपने किया है, वो आपको ऐड बैक करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन ये जो आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त जो अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन है वो आपको ऐड करना है, हम लोग करते थे फ्रेंड्स, एफएम का अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो हम लोग ये पॉइंट करते थे। नेक्स्ट पॉइंट था आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जी फ्रेंड्स, अगला पॉइंट था अपना रिसर्च एंड आरएनडी। नेक्स्ट वन कैपिटलाइज्ड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, कैपिटलाइज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, ये सारे आपको ऐड करना है। लेस वाले 2 ही पॉइंट है, लेस वाले पॉइंट पहला है आपका इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड किया था, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन आपको लेस करना है, एंड टैक्स पेड जो है वो आपको लेस करना है, ये कॉमन है दोनों में, टैक्स पेड का फिगर। नाउ फ्रेंड्स काफी सारे स्टूडेंट को ये पता ही नहीं रहता कि इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन क्या और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन क्या, अब ध्यान से सुनिएगा,
इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन क्या है और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन क्या है? एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ये कंसेप्ट मुझे पता है, मैक्सिमम स्टूडेंट को पता ही नहीं है। फ्रेंड्स, आपने एक एसेट परचेज किया था, 1 लाख रुपए में एसेट परचेज किया था, उसकी लाइफ है 5 ईयर्स, उसकी लाइफ इज 5 ईयर्स, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन आपने फॉलो किया, डब्ल्यूडीवी नहीं फॉलो किया, सब वो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन आपने फॉलो किया। तो 20,000 का डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में, 20,000 का डिप्रिसिएशन सेकंड ईयर में, 20,000 का डिप्रिसिएशन थर्ड ईयर में, 20,000 का डिप्रिसिएशन फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में भी 20,000 का डिप्रिसिएशन आ गया। ओके, तो 1 लाख रुपए की वैल्यू फिफ्थ ईयर के एंड में आपका हो गया 0। तो ये हो गया आपका अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन। यू में फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीवी, वॉट एवर क्वेश्चन में जो दिया है वो आपको फॉलो करना है। ये अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द इकोनॉमिक डिप्रिसिएशन? से फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनिएगा, से फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये जो थर्ड ईयर है, ये थर्ड ईयर के एंड में ये जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ बिजनेस चला गया, रिडंडेंट हो गया, उसका जो लाइफ है वो एक्सपायर हो गया। प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, ये मशीनरी की बात नहीं कर रहा हूं, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। ये मशीन से जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे थे, ये प्रोडक्ट अभी सेलेबल ही नहीं मार्केट में। से फॉर एग्जांपल, अभी टाइपराइटर बंद हो गया, उसकी जगह पे कंप्यूटर आ गया, अभी टाइपराइटर मैन्युफैक्चर करके कोई फायदा ही नहीं। से फॉर एग्जांपल, एकदम सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। तो आपने वो टाइपराइटर अलग बंद कर दिया, उसकी जगह पे अभी कंप्यूटर यूज कर रहे। तो भले ही वो टाइपराइटर का लाइफ 5 साल का था, भले ही वो 5 साल का लाइफ था, ठीक है, वो टाइपराइटर का, उसका अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एवरी ईयर 20,000 है, लेकिन थर्ड ईयर में वो रिडंडेंट हो गया, अब वो आगे यूज ही नहीं होने वाला है, ठीक है, वो आपने प्रोडक्शन से निकाल दिया। तो जो आपने ये एक्शन किया हुआ है कि लाइफ खत्म होने से पहले आपका यूज उसका खत्म हो गया है, तो वो जो डेप्रिसिएट हुआ है, इट इज कॉल्ड एज अ इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन। आई होप ये पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर है। ये मशीन अभी आप यूज ही नहीं करने वाले हैं, ठीक है, इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आउट ऑफ बिजनेस चला गया है, वो अभी आपको मशीन यूजफुल नहीं है। तो भले ही मशीन चल रहा है, मशीन चल रहा है, ठीक है, मशीन पूरा जीरो नहीं हुआ है, लेकिन अभी उसका यूज ही नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड एज ए इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन। आई होप दिस कंसेप्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर। चलेगा, अब आगे बढ़ते हैं, चलेगा, थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट इज ए कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके नाउ फ्रेंड्स, कैपिटल एम्प्लॉयड में आप एफआर में, एसएफएम में कोई और अगर ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो वो आप भूल जाइएगा। एससीएमपी में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड लेते वक्त ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कंसीडर किया गया है। ध्यान से सुनेगा, क्या बोला है, कैपिटल एम्प्लॉयड लेते वक्त ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लिया है। जनरली हम लोग एवरेज वगैरह लेते हैं, तो मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करता हूँ। यहाँ पे लेते वक्त ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कंसिडर करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आपको करना है, ओपनिंग कैपिटल में कुछ ऐड करना है, लास्ट ईयर के कुछ आइटम ऐड करना है। जैसे कि लास्ट ईयर में लास्ट ईयर में अगर नॉन कैश एक्सपेंसेस रहेगा, ठीक है, वो नॉन कैश एक्सपेंसेस आपको ऐड करना है, लाइक प्रोविजंस, लाइक अ प्रोविजन। अब आप बोलेंगे क्यों? फ्रेंड्स, ये जो प्रोविजन है, रिजर्व है, इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है वो कम जाएगा, और जब भी प्रॉफिट आपका कम जाता है तो ऑब्वियसली इसका इंपैक्ट कैपिटल पे जाएगा। तो इसलिए नॉन कैश एक्सपेंसेस जो है वो हमने ऐड किया। एक और पॉइंट ऐड किया है यहाँ पे कि अगर आपने पिछले साल में कुछ कैपिटलाइज किया है एक्सपेंसेस, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, ट्रेनिंग के एक्सपेंसेस अगर आपने कैपिटलाइज किया रहेगा, तो वो कैपिटलाइज की वजह से कैपिटल एम्प्लॉयड कम हुआ रहेगा, तो वो उसका इंपैक्ट आपको देना पड़ेगा, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। आई होप दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये लास्ट ईयर के हैं सर जी, लास्ट ईयर देखो मैंने वहां पे हाईलाइट किया, लास्ट ईयर के नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड लास्ट ईयर के अगर आपने कुछ कैपिटलाइज किया एक्सपेंसेस, वो आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल। ओके, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। चलिएगा फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड लेते वक्त आप कैसे लेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको कंसीडर करना है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको कंसीडर करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो मल्टीप्लाई आप करते हो, वेटेड एवरेज। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो है वो नेट ऑफ टैक्स कंसीडर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेड पेन से मैंने इसको हाईलाइट किया है। कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स आपको कंसीडर करना है। जैसे कि डेब्ट का जो रेट था वो 10% था, डेब्ट का जो रेट था वो 10% था, एंड आपका जो टैक्स रेट है वो 30% है। आपका जो टैक्स रेट है वो 30% है, तो यहां पे आप कंसीडर करते वक्त 7% कंसीडर करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स आपको कंसीडर करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे आप। ओके, चलिए,
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया। ईवीए मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है और ये एडजस्टमेंट देख देख के आप कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप चेक कर लेना, स्टडी मटेरियल में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट अभी डिस्कस करता हूँ। फाइनेंस के बेसिस पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का लास्ट मेथड है, दैट इज शेयर होल्डर वैल्यू एडेड, एसवीए। ऑलरेडी हमने देखा आरओआई, सेकंड देखा रेसिडुअल इनकम, तीसरा देखा हमने इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड लास्ट वन इज द शेयर होल्डर वैल्यू एडेड। अब शेयर होल्डर वैल्यू एडेड में शेयर होल्डर की वैल्यू अफेक्ट किससे होती है वो हमें चेक करना है। तो शेयर होल्डर की वैल्यू अफेक्ट होती है फ्रेंड, सेल ग्रोथ कितने से हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, इनकम टैक्स रेट कितना है, ठीक है, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, फ्लेक्सी यानी आपका फिक्स कैपिटल या फिर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, दैट इज वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कितना है, कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल कितना है, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल कितना है, ठीक है। इसके बाद में आपका लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है। इससे शेयर होल्डर की जो वैल्यू है वो अफेक्ट होएगा, किससे, सेल ग्रोथ, प्रॉफिट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कितना परसेंटेज है, इनकम टैक्स रेट में भूल गया, इनकम टैक्स रेट है। इसके बाद आपका जो फिक्स कैपिटल है कितना है, वर्किंग कैपिटल कितना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, एंड लास्ट वन है आपका लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इससे ये कोई फॉर्मूला नहीं है, शेयर होल्डर वैल्यू इससे अफेक्ट होता है। तो ये आप चेक कर लीजिएगा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते वक्त, सेल ग्रोथ हुआ कितने परसेंट से, प्रॉफिट कितने परसेंट से ग्रोथ हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके चलिएगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही डिटेल में मैंने डिस्कस कर लिया चार मेथड्स। कौन से चार मेथड थे आपका, था आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला क्या था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। सेकंड था रेसिडुअल इनकम, रेसिडुअल इनकम का फॉर्मूला था आपका प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट वन, तीसरा हमने ईवीए डिस्कस किया, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में डेब्ट और इक्विटी दोनों आएगा, और जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसमें डेब्ट का, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट, डेब्ट का आफ्टर टैक्स आपको कंसीडर करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड लेते वक्त ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कंसीडर करना है, एंड नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है उसका मैंने फॉर्मेट आपको दे दिया। एंड लास्ट मेथड हमने डिस्कस किया, दैट इज शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड, एसवीए। तो शेयर होल्डर की वैल्यू ये पैरामीटर से चेंज होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो चार पॉइंट डिस्कस किए थे ये प्योर फाइनेंशियल है, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज ट्रिपल बॉटम लाइन। इंपॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, हॉस्पिटल का क्वेश्चन है, ठीक है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते वक्त ट्रिपल बॉटम लाइन में तीन पैरामीटर के बेसिस पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है। ध्यान से सुनिएगा, तीन पैरामीटर के बेसिस पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा। सबसे पहला फ्रेंड्स आपका एनवायरमेंटल, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस एनवायरमेंटल पार्ट इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग टॉपिक नंबर 4 में, ये अच्छे से मैंने डिस्कस किया था। अच्छा, एनवायरमेंट के बेसिस पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना, इसका मतलब क्या है, आपके प्रोडक्ट का, आपके सर्विसेज का इंपैक्ट क्या है एनवायरमेंट पे। एनवायरमेंट इंक्लूड एयर, वाटर, अर्थ एक्सेट्रा, सॉइल, इस पे क्या इंपैक्ट है, वेस्टेज आपने कितना किया, ये इवैल्यूएशन आपने किया। तो इवैल्यूएशन किसके बेसिस पे हो गया, एनवायरमेंट के बेसिस पे आपने इसका इवैल्यूएशन किया, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रीवियस 4 मेथड एंड इन दिस मेथड? डिफरेंस इज दैट ये पहले 4 मेथड प्योर फाइनेंशियल है, पैसा प्रॉफिट के बेसिस पे जनरली परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया था। यहां पे हम लोग सबसे पहले किसके बेसिस पे करें, एनवायरमेंट के बेसिस पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करें, एंड सेकंड वन इज अ सोशल के बेसिस पे। तो सोशल के बेसिस पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना, इसका मतलब दिस इज स्पेसिफिकली रिलेटेड विथ योर एम्प्लॉय पर्सोनल। अच्छा, इसका मतलब क्या है, आपने मोटिवेशन कितना दिया है, इंसेंटिव कितना दिया है, ठीक है, उनके हेल्थ और सिक्योरिटी के लिए आपने क्या किया है, सेफ्टी के लिए आपने क्या किया है, ठीक है, उनका डेवलपमेंट के लिए आपने ट्रेनिंग एक्सेट्रा क्या वर्कआउट किया है। तो ये परफॉर्मेंस आपको चेक करना है, सोशल के बेसिस पे आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इथिकल बिहेवियर आपका कैसा है, ये आपको चेक करना है सोशल में। तो एनवायरमेंट हो गया, सोशल, सोशल यानी पर्सन रिलेटेड हो गया, एंड लास्ट वन इज इकोनॉमिक। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का ऑलरेडी हमने मेथड देख लिया है, कौन से मेथड है, ईवीए, ठीक है, रेशियोल इनकम, आरओआई एंड शेयर होल्डर वैल्यू एडेड। इसके बेसिस पे आपने परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया। तो ये आप क्या आ गया, ट्रिपल बॉटम लाइन। याद रखिएगा, केस स्टडी में या फिर अगर कोई थियरी क्वेश्चन आता है या फिर कोई केस बनता है तो आपको बोलेंगे इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ 3 पैरामीटर, दैट इज एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक। तो याद रहेगा, वहां पे आपको कोट करना है, दिस मेथड इज ट्रिपल बॉटम लाइन। एनवायरमेंट यानी आपके प्रोडक्ट और आपके सर्विसेज का इंपैक्ट
एयर, वाटर, सॉइल, वेस्टेज, ये आपको चेक करना है। ये आ गया आपका एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। सेकंड वन था आपका सोशल परफॉर्मेंस। सोशल परफॉर्मेंस इथिकली आप कैसे बिहेव करें, आपके वर्कर को इवैल्यूएशन कैसे किया, आपने इंप्रोवाइजेशन कैसे किया, वर्किंग कंडीशन आपने कैसे दिया हुआ है, बोनस एक्सेट्रा कैसे दिया, इंसेंटिव क्या दिया है, मोटिवेशन क्या दिया है, ये आपको इवैल्यूएट करना है सोशल में। और लास्ट वन है इसमें इकोनॉमिक। अच्छा, इकोनॉमिक में क्या है, नॉर्मली प्रॉफिट के बेसिस पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा। तो फ्रेंड्स ऊपर वाले मेथड में क्या था, सिर्फ फाइनेंशियल था। ऊपर वाले जो 4 मेथड थे सिर्फ फाइनेंशियल था। यहाँ पे फाइनेंस के साथ और 2 मेथड दिया, दैट इज एनवायरमेंटल एंड सोशल। ओके, आई होप ये पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर है। चलिएगा फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी की तरफ चलते हैं, दैट इज बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड, ठीक है, बैलेंस किया है, स्कोर कार्ड को बैलेंस किया हुआ है। जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग स्कूल में जाते थे, ठीक है, तो स्कूल में जो हमारा रिपोर्ट कार्ड रहता था, मेरा तो बहुत ही गंदा रहता था, रेड पेन से ही काफी सारे मार्किंग रहता था, ठीक है। तो ये जो स्कोर कार्ड है, इसमें इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता था, सिर्फ साइंस को, सिर्फ मैथ्स को? आंसर इज नो। साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ठीक है, आपकी रीजनल लैंग्वेज में आपका परफॉर्मेंस कैसे है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स का भी एक रहता था कि आपने स्पोर्ट्स का आपका परफॉर्मेंस कैसे, फिजिकल आपका जो टेस्ट वगैरह होते थे, ठीक है, रनिंग टेस्ट वगैरह, उसका आपका परफॉर्मेंस कैसे था। इसका मतलब क्या है, जो आपका रिपोर्ट कार्ड था वो बैलेंस था, ठीक है, सिर्फ मैथ्स का रिपोर्ट नहीं था, सिर्फ आपका साइंस का रिपोर्ट नहीं था, तो अच्छे से वो बैलेंस किया था। तो बैलेंस स्कोर कार्ड में भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो हमने बैलेंस करना है। तो यहां पे वी आर गोइंग टू इवेल्युएट द 4 पैरामीटर्स। आपका जो परफॉर्मेंस है वो 4 पर्सपेक्टिव से हमें इवेल्युएट करना है। सबसे पहला था आपका फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, सेकेंड वन इज योर कस्टमर पर्सपेक्टिव, ओके, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, कस्टमर पर्सपेक्टिव है। तीसरा था आपका लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, ठीक है। इसके बाद इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव। ये 4 पर्सपेक्टिव के बेसिस पे आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा, ओके। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। अब और कुछ नया मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करने के मेथड्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। इसमें मैंने येलो पेन से, येलो मार्कर से हाईलाइट किया, आप चेक कर सकते हो क्या है। हाउ डू वी लुक टू द शेयर होल्डर्स। पैसा, आपका जो प्रॉफिट है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके शेयर होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके परफॉर्मेंस से आपकी जो स्ट्रैटेजी था, ठीक है, आपकी वो स्ट्रैटेजी था, क्या आप वो फुलफिल कर पा रहे हो, आपका जो एम था, आपका जो गोल था, क्या आप वो फुलफिल कर पा रहे हो, ये चेक करना, ये काम है आपका फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव का, ठीक है। तो परफॉर्मेंस कैसे होना चाहिए, नीचे 2 पॉइंट दिया है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होने चाहिए, जो आपने स्ट्रैटेजी फॉर्म किया था, ठीक है, जो आपने स्ट्रैटेजी सिलेक्ट किया था अकॉर्डिंगली उसका परफॉर्मेंस होना चाहिए। आपका जो एम था अकॉर्डिंगली आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए, ठीक है। एंड इसमें जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइनेंस के बेसिस पे अगले 3 पर्सपेक्टिव डिपेंडेंट है। फाइनेंस के बेसिस पे अगले 3 पर्सपेक्टिव डिपेंडेंट है, यानी कस्टमर पर्सपेक्टिव में एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं। कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है तो ऑटोमेटिकली आपका फाइनेंस ग्रो होएगा, ठीक है। कस्टमर को अगर आपको सेटिस्फाई करना है तो आपके इंटरनल प्रोसेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर इंटरनल प्रोसेस आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो लर्निंग एंड ग्रोथ करना पड़ेगा। यानी से फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग दे दिया वर्कर लोगों को, अगर वर्कर को ट्रेनिंग दे दिया, क्वालिटी गुड्स मैन्युफैक्चर होगा, क्वालिटी गुड्स अगर डिलीवर हुआ तो कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, और अगर कस्टमर सेटिस्फाई होता है तो सेल बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। तो अगले 3 जो पर्सपेक्टिव है ये फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव पे डिपेंडेंट है, ठीक है। आगे के पर्सपेक्टिव का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, फाइनेंस ग्रो करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव किसके एंगल से, शेयर होल्डर के एंगल से है। जो हमने स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट किया है उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स में, फाइनेंशियल टर्म्स में, ये हमें चेक करना है, ओके। नेक्स्ट वन, कस्टमर पर्सपेक्टिव। हम लोग कस्टमर को कैसे दिखते हैं, हाउ डू वी लुक टू द कस्टमर, और कस्टमर हमें कैसे देखते हैं, ये इवैल्यूएशन करना, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो ही अपना फाइनेंस ग्रो होने वाला है। तो फ्रेंड्स, दिस इंक्लूड्स लीड इंडिकेटर्स। कस्टमर के लीड इंडिकेटर क्या है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लीड इंडिकेटर क्या है, कितनी बार ऑन टाइम डिलीवरी दिया। 95% टाइम आपने ऑन टाइम डिलीवरी दिया, यानी 5% आपने डिलीवरी डिले किया हुआ है,
ओके, सेकेंड पॉइंट इन्होंने दिया ऑन साइट सर्विसेज। कस्टमर को आपने कितनी बार उसके जो प्रीमाइसेस है वहां पे जाके सर्विस दिया, अगर वो सर्विस देता है तो कस्टमर सेटिस्फाइड होएगा। तो सपोर्ट सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज आपने कितना दिया है, आपने डिलीवरी देते वक्त कितने डिफेक्टिव दिए हैं, उससे भी उसका सेटिस्फैक्शन डिपेंडेंट रहेगा। तो डिफेक्ट पर ऑर्डर इन्होंने अगला पॉइंट दिया है, कितने प्राइस पे आप वो प्रोडक्ट कस्टमर को दे रहे हैं, ठीक है, शिपमेंट का फ्री शिपमेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तो इससे कस्टमर सेटिस्फाइड होएगा। तो इंडिकेटर क्या है, ऑन टाइम डिलीवरी, सर्विसेज आपने कितना दिया है, आफ्टर सेल सपोर्ट कितना दिया है, डिफेक्ट कितना आप दे रहे हो, ठीक है, कम से कम डिफेक्टिव देना चाहिए। नेक्स्ट वन, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है, यानी आप कितने प्राइस पे बेच रहे हो, और फ्री शिपमेंट, शिपमेंट का पॉइंट है। ओके, तो फ्रेंड्स आगे इन्होंने बोला कि अगर आप क्वालिटी गुड्स देते हो कस्टमर को तो ऑब्वियसली कस्टमर सेटिस्फाई होगा, कस्टमर रिटेन होएगा, कस्टमर एक्सपांड होएगा, और आपका जो प्रॉफिट है फाइनेंस है वो आपका ग्रो होने वाला है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। तो यहां पे एक टैगलाइन है, एट व्हाट मस्ट वी एक्सेल। कस्टमर को अच्छा गुड्स देना है, कस्टमर को सर्विस देना है, तो हम हमारे इंटरनल प्रोसेसेस में क्या चेंजेस ला सकते हैं, व्हाट नेसेसरी चेंजेस हम अपने इंटरनल वैल्यू चेन में कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग वैल्यू चेन आप चेक करो, वैल्यू चेन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी एंड सपोर्ट एक्टिविटी, आपकी जो एक्टिविटीज है वो आप इवैल्यूएट कीजिएगा, कैसे उसमें चेंजेस लाएंगे सो दैट कस्टमर को हम लोग बेटर दे सकते हैं। तो ये था आपका इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। इसके दो अच्छे एग्जांपल आपके स्टडी मटेरियल में दिया गया है। आपने कॉल सेंटर बनाए, सर्विस सेंटर बनाए कस्टमर के लिए, ठीक है, तो वहां पे कस्टमर आएगा और उसको सर्विस दिया जाएगा। ठीक है, आप टोल फ्री नंबर दे रहे हैं उसके कंप्लेंट करने के लिए या कंप्लेंट सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे जो मेजर्स आप ले रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, यू कैन गिव अ बेटर सर्विस टू द योर कस्टमर। तो ये हो गया आपका इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। आपकी वैल्यू चेन जो है वो आपने एनालाइज किया और वहां पे चेक किया हम लोग कहां पे बेहतर कर सकते हैं, इवैल्यूएशन किया प्रेजेंट परफॉर्मेंस का और कहां पे हम लोग बेहतर कर सकते हैं, सो दैट अपना कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव में इंटरनल प्रोसेस स्ट्रांग होने के लिए, इंटरनल प्रोसेस आपकी जो वैल्यू चेन है, प्राइमरी एक्टिविटी एंड सपोर्ट एक्टिविटी, ये स्ट्रांग होने के लिए आप क्या करने वाले हो। तो लर्निंग एंड ग्रोथ में हाउ डू वी कंटिन्यू टू इंप्रूव एंड क्रिएट द वैल्यू। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, लर्निंग एंड ग्रोथ का एक सिंपल एग्जांपल इज दैट ट्रेनिंग दी आपने वर्कर लोगों को, अगर आपने वर्कर को ट्रेनिंग दिया तो इंटरनल प्रोसेस यानी प्रोडक्शन करते वक्त वो अच्छे से प्रोडक्शन करेगा, डिफेक्टिव कम मैन्युफैक्चर करेगा। अगर डिफेक्टिव कम जा रहा है तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा, और अगर कस्टमर सेटिस्फाई तो आपका बिजनेस ग्रो होने वाला है। तो वर्कर को ट्रेनिंग दिया आपने, ये लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव है। नेक्स्ट वन फ्रेंड्स, तो पीपल की कैपेबिलिटीज यानी वर्कर की कैपेबिलिटी, सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम कैपेबिलिटीज आपने इंप्रूव किया। से फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज किया, ठीक है, कस्टमर का ऑर्डर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिकली आ रहा है, तो इसे आपका जो लीड टाइम है वो लीड टाइम कम होने वाला है। नेक्स्ट वन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर्स, ठीक है, वर्कर लोगों को कैसे आपने मोटिवेशन दिया है, एम्पावरमेंट कैसे किया है, इससे वो लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव डिपेंडेंट है। ओके, तो चार पर्सपेक्टिव हमने देख लिया भाई। सबसे पहला पर्सपेक्टिव फाइनेंस, पैसा देखो। सेकेंड पर्सपेक्टिव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। तीसरा था आपका इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव एंड फोर्थ वन था लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। अगर आप आपका पैसा लर्निंग एंड ग्रोथ पे खर्चा करते हो तो आपकी इंटरनल प्रोसेस स्ट्रांग होगी, और अगर आपकी इंटरनल प्रोसेस स्ट्रांग होगी तो यू कैन गिव अ बेटर सर्विस और बेटर प्रोडक्ट टू द कस्टमर, और अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है तो जो आपका फाइनेंस है, जो आपका सेल है, वो ग्रो होने वाला है। ओके, गया दिमाग में? ये था आपका बैलेंस स्कोर कार्ड। तो सिर्फ फाइनेंस के बेसिस पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन नहीं किया हुआ है, यहां पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते वक्त फाइनेंस भी देखा, कस्टमर भी देखा, एम्प्लॉय भी देखा, जो लर्निंग एंड ग्रोथ एम्प्लॉय का एम्पावरमेंट वगैरह किया हमने। ठीक है, तो ये चार एस्पेक्ट से हमने परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, चार पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन में मेथड नहीं देंगे, केस स्टडी में मेथड नहीं देंगे, आपको बोलेंगे इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ फोर पर्सपेक्टिव। तो फोर पर्सपेक्टिव किसमें?
बैलेंस स्कोर कार्ड में। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको। चलिएगा फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है वो इन्होंने, मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर स्टडी मटेरियल में कवर कर रहा हूँ फ्रेंड्स, हर एक पैराग्राफ में कवर कर रहा हूँ, बहुत डिटेल में थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, बैलेंस स्कोर कार्ड क्यों फेल होता है? बैलेंस स्कोर कार्ड क्यों फेल होता है? सबसे पहला इसका फेलियर का पॉइंट है कि मैनेजर सोचता है कि मैं नॉन फाइनेंशियल के बेसिस पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करता हूं, तो मैंने बैलेंस स्कोर कार्ड अप्लाई कर दिया नॉन फाइनेंशियल के बेसिस पे, जैसे कि क्वालिटी, स्पीड ऑफ डिलीवरी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक्सेट्रा। तो नॉन फाइनेंशियल के बेसिस पे मैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करता हूं, तो मैंने ऑलरेडी बैलेंस स्कोर कार्ड अप्लाई कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वन, बैलेंस स्कोर कार्ड में क्या हो रहा है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोअर मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट पे डेलीगेट कर रहा है, तो यहां पे प्रॉब्लम होने वाला है। नेक्स्ट वन, यहां पे कॉपी पेस्ट हो रहा है, जो बेस्ट स्ट्रेटजी है किसी और ऑर्गेनाइजेशन का वो हम लोग इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए जो सुटेबल है वो हम लोग इंप्लॉय नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, लास्ट पॉइंट इन्होंने दिया है कि बैलेंस स्कोर कार्ड, ठीक है, ये बनाया गया है रिपोर्टिंग के लिए सिर्फ। ठीक है, तो काफी मैनेजर को लगता है अरे ये सिर्फ रिपोर्टिंग है। अरे नहीं, ये रिपोर्टिंग नहीं है, रिपोर्टिंग के बाद हम लोग इसमें कैसे इंप्रोवाइजेशन ला सकते हैं, ये मेन पॉइंट है। तो इसकी वजह से बैलेंस स्कोर कार्ड फेल हो जाता है। सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, बैलेंस स्कोर कार्ड क्यों फेल होता है? ठीक है, कंपनी को लगता है कि नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करे, तो मैंने बैलेंस स्कोर कार्ड ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट हो रहा है। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर रहा है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो रहा है। ठीक है, किसी और कंपनी के जो प्रोसीजर है, मेथड से वो ये हम लोग बेंचमार्क करके यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो बेस्ट, हमारे लिए जो बेस्ट है वो हम लोग नहीं देख रहे हैं। एंड लास्ट वन, बहुत लोगों को लगता है ये सिर्फ रिपोर्टिंग टूल है। नहीं सर, ये रिपोर्टिंग के साथ साथ इंप्रोवाइजेशन भी टूल है। तो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड आई हैव डिस्कस्ड। चलिए अब अगला पॉइंट की तरफ आते हैं, दैट इज परफॉर्मेंस पिरामिड। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये छोटा कर लेता हूं सो दैट पूरा डायग्राम आप देख सकते हो। आइएगा, वो डायग्राम पे आइएगा। चलेगा फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस पिरामिड, यू कैन चेक दैट आपका जो डायग्राम है वो पिरामिड में है। दिस डायग्राम इज डिवाइडेड, जो जो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं वो सारे पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा क्या बोला। दिस पिरामिड इज एब्सोल्युटली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, exactly divided into two part, and the two part is internal efficiency and external effectiveness। ये दो वर्ड अगर एग्जाम में आता है तो समझ लेना आपको पिरामिड का क्वेश्चन है। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिएगा क्या बोला मैंने, इंटरनल इफिशियंसी, इंटरनल इफिशियंसी एंड एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस। तो ये दो एंगल से हमारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होने वाला है। अगर आप टॉप में देखेंगे तो यहां पे टॉप में दिया हुआ है कॉर्पोरेट विजन, कॉर्पोरेट विजन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नीचे दिया है, यू कैन चेक दैट, मार्केट दिया है, फाइनेंस दिया है। नाउ फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट सेंटेंस यू शुड रिमेंबर, सेंटेंस इज you'll have to check the objective from top to bottom, you'll have to check the objective from top to bottom, but you'll have to take the measures to achieve the objective from bottom to up। ये सेंटेंस आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टॉप टू बॉटम फॉलो करेगा, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो आप मेजर्स लेने वाले हैं, जैसे स्पीड में डिलीवरी देंगे, क्वालिटी गुड्स आप देंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, तो दैट मेजर शुड बी फ्रॉम बॉटम टू अप। ओके, ध्यान में रहेगा ये पॉइंट। ओके, तो ऑब्जेक्टिव टॉप टू बॉटम है, लेकिन मेजर से बॉटम टू अप है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स डिस्कस करना है, कॉर्पोरेट विजन। कॉर्पोरेट का कोई भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज दैट मुझे प्रॉफिट आना चाहिए, लॉन्ग टर्म में मेरा प्रोडक्ट सर्वाइव होना चाहिए। ठीक है, एंड फ्रेंड्स मेरा जो कॉस्ट है वो मैनेज होना चाहिए। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, नाउ लेट्स डिस्कस दैट इंटरनल इफिशियंसी। इंटरनल इफिशियंसी का पार्ट हम लोग डिस्कस करें। इंटरनल इफिशियंसी में सबसे पहले ऑपरेशंस,
इंटरनल ऑपरेशन क्या है, मैन्युफैक्चर वगैरह आपने किया एक्सेट्रा, दैट ऑपरेशन। ये इंटरनल ऑपरेशंस जब आप परफॉर्म करेंगे तो साइकिल टाइम कम होना चाहिए। साइकिल टाइम का मतलब क्या है, आप कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया और आप गुड्स डिलीवर करो, इसके बीच का जो टाइम है वो टाइम कम करना है, इस कॉल्ड एज अ, ये टाइम कम करना है, लेकिन ये टाइम को हम लोग बोलते हैं साइकिल टाइम। नेक्स्ट वन, ऑपरेशन करते वक्त वेस्टेज आपको कम करना है। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं। ऑपरेशन इंटरनल इफिशियंसी में क्या होगा, आप इंटरनली ऑपरेशन इफिशिएंटली परफॉर्म करो सो दैट आपका जो टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर और डिलीवरी वो कम होना चाहिए, वेस्टेज जो है वो कम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, यू शुड बी प्रोडक्टिव। अगला पॉइंट दिया है प्रोडक्टिविटी बढ़ना चाहिए। ऑब्वियसली साइकिल टाइम अगर आप कम कर रहे हो, वेस्टेज अगर आप कम कर रहे हो, तो आप प्रोडक्टिव है। एंड यू शुड बी फ्लेक्सिबल। अच्छा, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, इफ देर इज अ सडन डिमांड यू शुड बी कोप अप विद दैट डिमांड। ऐसा नहीं कि हम इतना मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, नो, फ्लेक्सिबल। सो आपका जो प्रोडक्शन है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर सडन इंक्रीज इन डिमांड है, यू शुड सेटिस्फाई दैट। ध्यान से सुनिएगा क्या बोला, इंटरनल ऑपरेशंस इफिशिएंटली परफॉर्म करो, इससे साइकिल टाइम कम होगा और वेस्टेज कम होगा। अगर साइकिल टाइम कम हो रहा है तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, वेस्टेज कम हो रहा है तो आप फ्लेक्सिबल हो, साइकिल टाइम कम हो रहा है तो आप फ्लेक्सिबल हो। तो इसका अल्टीमेटली क्या हासिल क्या होगा फ्रेंड्स, हमें फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिलेगा। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, हमारी कॉस्ट कम होएगा, हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होएगा। जैसे हम लोग फ्लेक्सिबल है, सडन इंक्रीज इन डिमांड हमने वो सेटिस्फाई कर दिया, हमारा फाइनेंस बढ़ गया। हमने वेस्टेज कम किया, कॉस्ट कम हो गया, हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होएगा। साइकिल टाइम कम हो गया, ऐसे सिचुएशन में वी कैन चार्ज मोर। जैसे कि स्पीडी अगर डिलीवरी चाहिए तो वी कैन चार्ज मोर, तो हमारा फाइनेंस पैसा बढ़ गया। और अगर पैसा बढ़ता है तो हमारा जो कॉर्पोरेट का विजन है, कॉर्पोरेट का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो गया। क्या, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म में आनी चाहिए। आई होप ये पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर हो गया। क्या बोला मैंने, इंटरनली ऑपरेशन इफिशिएंटली परफॉर्म करो, साइकिल टाइम कम करो, वेस्टेज कम करो, इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, फ्लेक्सिबल होंगे। प्रोडक्टिविटी और अगर फ्लेक्सिबल होते तो ऑब्वियसली आपका जो फाइनेंशियल है वो पैसा बचेगा, या फिर जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू वो इंक्रीज होएगा। ठीक है, ओके, आई होप ये जो इंटरनल इफिशियंसी का पॉइंट क्लियर है। अब हम लोग चेक करते हैं एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस। एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस में हम लोगों को ये चेक करना है कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू हमें अभी चेक करना है। ऑपरेशन जो है कस्टमर रिलेटेड इफेक्टिवली परफॉर्म करो सो दैट, ठीक है, सो दैट क्वालिटी गुड शुड बी डिलीवर्ड एंड डिलीवरी टाइम पे होनी चाहिए। क्वालिटी गुड शुड बी डिलीवर एंड डिलीवरी आपकी टाइम में होनी चाहिए, कम टाइम में आपने डिलीवरी देनी चाहिए। तो क्वालिटी गुड्स आ रहा है, स्पीडी डिलीवरी आ रहा है, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका इंपैक्ट होगा कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड। और ऑब्वियसली फ्रेंड्स आप फ्लेक्सिबल रहेंगे, अगर स्पीड ऑफ डिलीवरी वगैरह बढ़ता है तो यू शुड बी फ्लेक्सिबल, आप इसमें फ्लेक्सिबल रहेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है, अगर आप फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, तो आपका मार्केट ऑटोमेटिकली बढ़ गया। वन सेटिस्फाइड कस्टमर विल टेक, ठीक है, तो वो आपके पास 10 और कस्टमर लेके आएगा। वन अनसेटिस्फाइड कस्टमर विल टेक अवे 10 कस्टमर्स। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, एक्सटर्नल जो ऑपरेशन है, जैसे कि क्वालिटी आपने अच्छे से परफॉर्म किया, स्पीड ऑफ डिलीवरी आपने मेंटेन किया, कस्टमर सेटिस्फाई हुआ, आप फ्लेक्सिबल हो एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट, इससे आपका मार्केट ग्रो होएगा। और अगर मार्केट ग्रो होता है तो ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म आप सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, सो ये था आपका परफॉर्मेंस पिरामिड। ध्यान रहेगा, दो इंपॉर्टेंट सेंटेंस था, वन इंटरनल इफिशियंसी एंड एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो एक्सटर्नल पार्ट है, एक्सटर्नल वाला लेफ्ट हैंड साइड है, याद रहेगा ये वर्ड आना चाहिए, एक्सटर्नल साइड इज नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट हैंड साइड है वो फाइनेंशियल, पैसा देखा जा रहा है, प्रॉफिट देखा जा रहा है, कॉस्ट देखा जा रहा है राइट हैंड साइड में। जो इंटरनल है वो फाइनेंशियल है और जो एक्सटर्नल है वो नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स है। तो फाइनेंस और नॉन फाइनेंशियल दोनों हमने यहाँ पे कंसीडर किया। तो ये थ्योरी का जो मेन वर्ड है वो मेन वर्ड है, आप दो वर्ड है, इंटरनल इफिशियंसी एंड एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस। तो समझ लेना ये आपका परफॉर्मेंस पिरामिड का थ्योरी। आई होप ये पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। ओके, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल इज कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट।
सबसे पहले आपका स्टैंडर्ड है, सेकेंड वन इज योर डायमेंशंस, लेकिन मैं डिस्कस करते वक्त डायमेंशन एंड में डिस्कस करूंगा। पहले मैं स्टैंडर्ड डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं रिवॉर्ड डिस्कस करूंगा, उसके बाद डायमेंशंस डिस्कस करूंगा। काफी इंटरेस्टिंग थियरी है, काफी इंटरेस्टिंग थियरी, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, सबसे पहला पार्ट डिस्कस कर रहा हूं स्टैंडर्ड, डायमेंशन एंड में, स्टैंडर्ड के बाद डिस्कस करूंगा मैं रिवॉर्ड। स्टैंडर्ड में सबसे पहला है इक्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड होना चाहिए। द परफॉर्मेंस मेजर शुड बी इक्वली चैलेंजिंग फॉर ऑल पार्ट ऑफ द बिजनेस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्ट पे स्ट्रिक्ट है और दूसरे पार्ट पे लीनियंट है, ठीक है। यानी इक्वालिटी ऑफ डिफिकल्टी होनी चाहिए स्टैंडर्ड जब आप सेट कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट वन, आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो, इक्वल स्टैंडर्ड सेट किया सारे डिवीजन पे, सारे वर्कर लोगों पे। नेक्स्ट पॉइंट, दे शुड फील, ये जिसका आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो परफॉर्मेंस का, मैनेजर का या फिर वर्कर लोगों का, दे शुड फील ओनरशिप। तो लेट देम इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस, उन लोगों को वो प्रोसेस में इन्वॉल्व करके लीजिएगा, ठीक है। तो ही वो रेजिस्टेंस टू चेंज नहीं होगा। तो ये आ गया आपका ओनरशिप, ठीक है। तो अगर उनको इन्वॉल्व करके लिया तो ही वो एक्साइटेड रहेंगे वो स्टैंडर्ड अचीव करने के लिए। नेक्स्ट वन, तीसरा पॉइंट इन्होंने दिया है, इट शुड बी अचीवेबल। अगर आपने बहुत ही डिफिकल्ट स्टैंडर्ड सेट कर दिया तो कोई वो परफॉर्मेंस यानी अचीव करने की कोशिश ही नहीं करेगा, पहले बोल देगा अरे ये इतना डिफिकल्ट है, ये हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको लगता है कि टारगेट अचीव होना चाहिए, आपका स्टैंडर्ड अचीव होना चाहिए, दैट स्टैंडर्ड शुड बी अचीवेबल, ठीक है। चलो, पहला पार्ट मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। पहले पार्ट में क्या था, जो स्टैंडर्ड आप सेट कर रहे हो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए, तो स्टैंडर्ड इक्वालिटी होनी चाहिए हर एक पार्ट पे, हर एक मैनेजर पे, हर एक एम्प्लॉय का जो स्टैंडर्ड आप सेट कर रहे हो, कहां पे डिफिकल्ट, कहां पे लीनियंट, ऐसा नहीं है, इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए। सेकंड जो मैंने आपको डिस्कस किया, ओनरशिप, अगर आप वर्कर को इन्वॉल्व करके ले रहे तो ही वो स्टैंडर्ड अचीव करने की कोशिश करेगा, इन्वॉल्व करके लीजिएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बोला कि द स्टैंडर्ड जो आप सेट कर रहे हो वो अचीवेबल होना चाहिए। अगर बहुत ही डिफिकल्ट स्टैंडर्ड आपने सेट कर दिया तो वो अचीव नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन चलेगा। तो आप बोल रहे हो वर्कर लोगों को कि आपका परफॉर्मेंस अभी हम लोग इवैल्यूएशन करने वाले हैं, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। कोई भी अच्छा परफॉर्मेंस क्यों करेगा, अगर उसको कुछ रिवॉर्ड मिलता है तो आपने रिवॉर्ड भी देना चाहिए, ठीक है। तो नाउ लेट्स डिस्कस दैट रिवॉर्ड पॉइंट, ठीक है। रिवॉर्ड में सबसे पहला पॉइंट है मोटिवेशन, ठीक है। रिवॉर्ड का पहला पॉइंट है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या है फ्रेंड्स, साइजेबल रिवॉर्ड आपने देना चाहिए, साइजेबल रिवॉर्ड, एंड दैट रिवॉर्ड शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। सेल बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, चलो आपको इतना बोनस मिलेगा या फिर आपको इतना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, सैलरी बढ़ेगा इतने परसेंटेज से। तो मोटिवेशन होना चाहिए कि हम लोग अच्छा काम करेंगे तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, तो साइजेबल बेनिफिट शुड बी गिवन। नेक्स्ट वन, जो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो, ठीक है, वो हमने देखा था कि वो स्टैंडर्ड अगर अचीव करना है वर्कर लोगों को तो कुछ रिवॉर्ड देना पड़ेगा, एंड दैट रिवॉर्ड शुड बी क्लियर। परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएशन होगा, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन, ये क्लियर उसको पता होना चाहिए, उसको कैसे रिवॉर्ड मिलने वाला है ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट था कंट्रोलेबिलिटी। फ्रेंड्स, आप जो रिवॉर्ड दे रहे हो या फिर आप अगर पेनाल्टी लगा रहे हो, इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन विच आर विद इन द कंट्रोल ऑफ दैट मैनेजर। वो मैनेजर की वजह से अगर कुछ सेविंग होता है तो आप उसको रिवॉर्ड दो, लेकिन सपोज मैनेजर का उसमें कोई रोल नहीं था फिर भी आप उसको रिवॉर्ड दे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मार्केट साइज बढ़ गया, क्या बोला मैंने, मार्केट साइज बढ़ गया, क्या बढ़ गया, मार्केट साइज बढ़ गया, और उसके वजह से ऑब्वियसली आपका सेल बढ़ने वाला है। तो अगर मार्केट साइज बढ़ रहा है उसके बेसिस पे आप सेल मैनेजर को रिवॉर्ड दे रहे हो तो ये इलॉजिकल है। हाँ, मार्केट शेयर अगर बढ़ता है, हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, मार्केट शेयर अगर बढ़ता है, क्या बोला, मार्केट शेयर अगर बढ़ता है तो वो सेल मैनेजर को आपने रिवॉर्ड देना चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया दो पॉइंट, दैट इज आपके जो पहला पॉइंट था स्टैंडर्ड जो सेट कर रहे हैं, इक्वल स्टैंडर्ड सेट करना है, ओनरशिप फील होनी चाहिए, एंड स्टैंडर्ड शुड बी अचीवेबल।
कोई भी स्टैंडर्ड पे काम क्यों करेगा? क्योंकि उसको कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। रिवॉर्ड कैसे होने चाहिए? रिवॉर्ड शुड बी मोटिवेशन मिलना चाहिए। अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है। अगर मैं सेल बढ़ता है तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, प्रॉफिट बढ़ता है मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, कॉस्ट कम होता है तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। नेक्स्ट, दैट रिवॉर्ड शुड बी क्लियर कि परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएशन होने वाला है, किस पे रिवॉर्ड मिलेगा, किस पे पेनल्टी लगेगा। नेक्स्ट वन, कंट्रोलेबिलिटी। जो आप रिवॉर्ड दे रहे हैं या पेनल्टी लगा रहे हो वर्कर लोगों पे, दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन विच आर विद इन द कंट्रोल। उसके कंट्रोल के अंदर है, इसकी वजह से उसको आप रिवॉर्ड दे रहे हो या पेनल्टी आप दे रहे हो। अगर बियॉन्ड द कंट्रोल है तो उसको ना रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना उसको पेनल्टी लगनी चाहिए। नेक्स्ट वन, डायमेंशंस। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं डायमेंशंस। डायमेंशन यानी क्या है? गोल क्या है? डायमेंशन दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। एक है आपके डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट में क्या है? परफॉर्मेंस एरिया विच इन्फ्लुएंस द रिजल्ट। अच्छा, परफॉर्मेंस एरिया, थोड़ा सा ये सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन जब ये पॉइंट डिस्कस करूंगा आपको समझ जाएगा। डिटरमिनेंट्स, ठीक है। तो डिटरमिनेंट्स क्या है? फ्लेक्सिबिल, सबसे पहला डिटरमिनेंट है आई थिंक क्वालिटी। यस, ठीक है। परफॉर्मेंस कैसे मेजर किया जाएगा? क्वालिटी के बेसिस पे। सेकंड, परफॉर्मेंस कैसे मेजर किया जाएगा? फ्लेक्सिबिलिटी पे। परफॉर्मेंस कैसे मेजर किया जाएगा? इनोवेशन के बेसिस पे। परफॉर्मेंस कैसे मेजर किया जाएगा? रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन पे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है जिससे परफॉर्मेंस डिटरमाइन होगा। कौन से 4 पॉइंट है? क्वालिटी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, फ्लेक्सिबल हो या नहीं हो, इनोवेशन क्या लाया आपने मैन्युफैक्चर करते वक्त, और आपका रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन कितना है, वेस्टेज कितना है, आइडलनेस कितना है। इसके बेसिस पे आप आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करेंगे। तो ये 4 एस्पेक्ट की वजह से परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इन्फ्लुएंस होता है, नॉट इवैल्यूएशन, इन्फ्लुएंस होता है। क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, ठीक है, एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब लास्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या है? फाइनली परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करने के बाद रिजल्ट क्या है इसका? रिजल्ट हो सकता है आपका इधर फाइनेंशियल हो सकता है, या रिजल्ट हो सकता है आपका कॉम्पिटिटिव। फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब क्या? आपका सेल कितना बढ़ा, आपका प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, ठीक है, आरओआई क्या है। तो हमने वो जो मेथड देखे थे फाइनेंशियल के बेसिस पे, वो आपने इवैल्यूएट किया, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपने चेक किया, ठीक है। ये जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया, वर्कर लोगों को रिवॉर्ड दे रहे हो, स्टैंडर्ड, वो 4 कैटेगरी के बेसिस पे आप इवैल्यूएशन करेंगे। इन्फ्लुएंस होता है 4 कैटेगरी के बेसिस पे, क्वालिटी, डिलीवरी का जो टाइम है, फ्लेक्सिबल आप कितने हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो पॉइंट हमने डिस्कस किया। अब फाइनली रिजल्ट की बारी आ गई। रिजल्ट क्या चेक करना है आपको? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करना है, ठीक है। ऑलरेडी हमने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे चेक करना है ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। लास्ट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव, कंपैरेटिव या कॉम्पिटिटिव, ये दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज किया तो भी चलेगा, कंपैरेटिव या कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस। एक डिवीजन का दूसरे डिवीजन के साथ कैसे परफॉर्मेंस हो रहा है, यानी एज कंपेरेटिव कैसे परफॉर्मेंस हो रहा है, आपका आपके कॉम्पिटिटिव के साथ कैसे परफॉर्मेंस हो रहा है, ये आगे डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज बेंचमार्किंग, ये हम लोग आगे डिस्कस करने वाले, दैट इज बेंचमार्किंग में, ठीक है। तो हियर वी डिस्कस बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, ठीक है फ्रेंड्स। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में हमने चेक किया 3 पैरामीटर है, स्टैंडर्ड सेट किया, उसके बदले वर्कर लोगों को रिवॉर्ड दे रहे हो, एंड नेक्स्ट वन डायमेंशंस है। डायमेंशंस का 2 पार्ट है, डिटरमिनेंट एंड रिजल्ट, ठीक है, डिटरमिनेंट्स एंड रिजल्ट, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, ये जो पार्ट है वो आप कट कर देना, वो डबल हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। जो रिजल्ट है वो रिजल्ट 2 ही है, फाइनेंशियल एंड कंपैरेटिव है, ठीक है। तो वो रिजल्ट पॉइंट गलती से रिपीट हो गया, ओके। स्टैंडर्ड का 3 पार्ट है, याद रहेगा। कौन सा 3 पार्ट है, जल्दी जल्दी बताइएगा। स्टैंडर्ड क्या होता है? सबसे पहले तो स्टैंडर्ड इक्वालिटी होनी चाहिए, दूसरा वो स्टैंडर्ड अचीवेबल होना चाहिए, एंड स्टैंडर्ड की ओनरशिप फील होनी चाहिए वर्कर लोगों को। नेक्स्ट वन, मैंने पहले रिवॉर्ड डिस्कस किया था। रिवॉर्ड शुड बी मोटिवेटिंग, सेल अगर बढ़ता है, इन परफॉर्मेंस बढ़ता है तो आपको मिलेगा रिवॉर्ड। रिवॉर्ड क्लियर होना चाहिए, परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएशन हो रहा है, रिवॉर्ड क्लियर होना चाहिए, और रिवॉर्ड या पेनल्टी कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, डायमेंशंस का 2 पार्ट। सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था रिजल्ट के पहले डिटरमिनेंट्स डिस्कस किए थे, 4 डिटरमिनेंट है,
परफॉर्मेंस डिटरमाइन किसके बेसिस पे होएगा? क्वालिटी के बेसिस पे होएगा, फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे होएगा, इनोवेशन, मैन्युफैक्चर करते वक्त क्या इनोवेशन लाया है, और रिसोर्स यूटिलाइजेशन कितना है, आइडलनेस कितना है, वेस्टेज कितना है, उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस डिटरमाइन होएगा। और एंड में क्या आने वाला है? रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट दो कैटेगरी का आएगा, फाइनेंशियल रिजल्ट क्या है आपका, और कॉम्पिटिटिव या कंपेरेटिव रिजल्ट क्या है। फाइनेंशियल रिजल्ट यानी आपका प्रॉफिट चेक करना है, शेयर होल्डर को आप कितना वैल्यू कितना प्रॉफिट बना के दे रहे हो वो आपको चेक करना है। और मेथड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, आरओआई, रेसिडुअल इनकम, ईवीए एंड शेयर होल्डर वैल्यू एडेड। इसके बेसिस पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा। कंपैरेटिव या कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस में चेक करना है आपको एक डिवीजन का दूसरे डिवीजन के साथ कंपैरिजन करना है, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको चेक करना है। ओके, सो इन डिटेल आई हैव डिस्कस दिस। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये चार्ट एक बार आप देख लेना, कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस प्रिज्म। पिरामिड हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल हो गया, बैलेंस स्कोर कार्ड हो गया, ट्रिपल बॉटम लाइन हो गया। ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर परफॉर्मेंस प्रिज्म। प्रिज्म का 5 साइड रहता है। ठीक है, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है। रीजन इज दैट ऊपर वाले जितने भी थ्योरीज है, दैट थ्योरी का अल्टीमेट एम क्या था भाई? आपके शेयर होल्डर को सेटिस्फाई करना, शेयर होल्डर का पैसा बढ़ना चाहिए, या फिर आपके जो कस्टमर है उनका सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। अल्टीमेटली यही एम था। नाउ परफॉर्मेंस प्रिज्म इज कॉन्सेंट्रेटिंग नॉट ओनली ऑन शेयर होल्डर, नॉट ओनली ऑन कस्टमर, बट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ऑल स्टेक होल्डर। ये सारे की सारे स्टेक होल्डर पे फोकस कर रहे हैं। नाउ कौन से स्टेक होल्डर है? आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर है, कस्टमर आपके स्टेक होल्डर है, आपके वर्कर स्टेक होल्डर है, आपके सप्लायर स्टेक होल्डर है, आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो आपके स्टेक होल्डर है। तो सेटिस्फैक्शन जो करना है वो सारे स्टेक होल्डर का करना है, ना कि सिर्फ ऊपर वाले जो थ्योरी बोलती है मेरे पैसा बढ़ना चाहिए, फाइनेंस बढ़ना चाहिए, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। दो ही स्टेक होल्डर पे फोकस था, यहां पे सारे स्टेक होल्डर पे फोकस है। एंड परफॉर्मेंस प्रिज्म का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ऊपर वाले जो थ्योरी है सिर्फ देने का काम कर रहा था स्टेक होल्डर को, शेयर होल्डर को और कस्टमर को सिर्फ देने का काम कर रहा था। क्वालिटी उसको दो, या फिर फ्रेंड्स प्रॉफिट उसको दो, डिविडेंड उसको दो, एक्सेट्रा। लेकिन ये थ्योरी है इन रिटर्न दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम द स्टेक होल्डर। अच्छा, स्टेक होल्डर का सेटिस्फैक्शन चाहिए, स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए, तो स्टेक होल्डर ने भी कुछ रिटर्न में देना चाहिए। ठीक है, जैसे बर्थडे में रिटर्न गिफ्ट होता है वैसे यहां पे भी है। चलेगा, डिस्कस करते हैं डिटेल में परफॉर्मेंस प्रिज्म में। सबसे पहला स्टेप है परफॉर्मेंस प्रिज्म में स्टेक होल्डर का सेटिस्फैक्शन। फ्रेंड्स, स्टेक होल्डर का सेटिस्फैक्शन, तो पहले स्टेप में आपको ये डिस्कस करना है हु आर योर स्टेक होल्डर, मैंने एग्जांपल दे दिया, एंड व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट, ये आपको एनालाइज करना है। नेक्स्ट वन, पहले क्या है, आपके स्टेक होल्डर आपने आइडेंटिफाई किया, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपने आइडेंटिफाई किया। सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में आपको एक स्ट्रैटेजी वर्कआउट करना पड़ेगा। टू स्ट्रैटेजी किसके लिए? स्ट्रैटेजी विच इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल कस्टमर रिक्वायरमेंट। अच्छा, कस्टमर की जगह पे आई यूज द वर्ड, ठीक है, कस्टमर की जगह पे आई यूज द वर्ड स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल इज दैट कस्टमर इज यूर स्टेक होल्डर, उसको क्वालिटी नहीं मिल रहा था, क्वालिटी गुड्स मिलना चाहिए, वो उसकी रिक्वायरमेंट है। स्टेप नंबर 1, स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई किया, उसकी रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई किया। अब सेकेंड स्टेप है स्ट्रैटेजी। क्वालिटी इंप्रोवाइज करने के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी करेंगे? से फॉर एग्जांपल क्वालिटी इंप्रोवाइज करने के लिए 2 स्ट्रैटेजी हो सकती है, मैं 2 डिस्कस करता हूं। दैट इज, क्वालिटी इंप्रोवाइज करने के लिए वर्कर लोगों को ट्रेनिंग दे दिया, और या फिर सेकेंड आपने रॉ मटेरियल का या फाइनल प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन किया। तो इंस्पेक्शन स्ट्रैटेजी है, वर्कर को ट्रेनिंग देना ये आपकी स्ट्रैटेजी है टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर। ठीक है, नाउ तीसरा, अच्छा अब आपको वो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस लगेंगे? स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना है तो क्या क्या प्रोसेस लगेगा? जैसे कि क्वालिटी इंप्रोवाइज करना था तो ट्रेनिंग देना है। अच्छा, ट्रेनिंग देना है तो भाई प्रोसेस क्या लगेगा? वर्कर को एक तो ऑन साइट ट्रेनिंग दो, या फिर वर्कर लोगों को ट्रेनिंग अपॉइंट करो, कोई तो भी ट्रेनर बाहर से लेके आइए, या फिर उसको कोई कोर्स करवाइएगा। ठीक है, तो क्या प्रोसेस करना पड़ेगा वो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने के लिए? क्वालिटी इंप्रोवाइज करना ये आपकी स्ट्रैटेजी है, तो प्रोसेस क्या करेंगे? वर्कर को ट्रेनिंग देंगे या इंस्पेक्शन करेंगे?
ये 2 प्रोसेस आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है? समझ गए? मुझे 3 पॉइंट बहुत अच्छे से समझा। पहला पॉइंट मुझे समझा कि स्टेक होल्डर कौन है, उनको आइडेंटिफाई किया, उनका रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई किया। सेकंड स्टेप में उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए मेरे पास क्या स्ट्रेटजी है, ये मैंने आइडेंटिफाई किया। तीसरे स्टेप में मैंने चेक किया कि मेरी जो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे क्वालिटी इंप्रूवाइज करना है, मेरे पास 2 प्रोसेस है, एक तो मैं ट्रेनिंग दे दूं वर्कर लोगों को, या फिर मैं इंस्पेक्शन करूं, ठीक है? ये हो गया आपका प्रोसेस, ठीक है? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज व्हाट कैपेबिलिटीज नीडेड, यस सर, व्हाट कैपेबिलिटीज नीडेड टू इंप्रूव द प्रोसेस। अच्छा, कैपेबिलिटी क्या लगेगा? वर्कर को ट्रेनिंग देना है, पहले तो ट्रेनर अपॉइंट करो। वर्कर को ट्रेनिंग देना है, ट्रेनर अपॉइंट करो। इंस्पेक्शन करना है, तो इंस्पेक्शन के इक्विपमेंट लेके आइए भाई, इंस्पेक्शन का टीम बनाइएगा, ठीक है? तो ये आपका पॉइंट है, इंस्पेक्शन करना या फिर ट्रेनिंग देना। तो कैपेबिलिटीज नीडेड टू इंप्रूव द प्रोसेस, कैपेबिलिटीज नीडेड टू इंप्रूव द प्रोसेस, चलेगा। एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट स्टेक होल्डर का कुछ कंट्रीब्यूशन है। जैसे मैंने आपको बोला, सिर्फ देना नहीं है, उनसे कुछ लेना भी है। ओके, नो स्टेक होल्डर के कंट्रीब्यूशन में क्या पॉइंट है भाई? शेयर होल्डर को क्या चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। शेयर होल्डर को क्या चाहिए? उसकी शेयर की प्राइस बढ़नी चाहिए, उसको कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। तो बदले में आप भी उससे कुछ एक्सपेक्ट करो, उसकी शेयर की प्राइस बढ़नी चाहिए, उसका रिटर्न बढ़ना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन इज दैट भाई सामने वाले को बोलो कि भाई कंटिन्यूअसली डिविडेंड आप मत लीजिएगा, कुछ पैसा हमें इन्वेस्ट करने दीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपका भी पैसा बढ़ेगा। तो ये आपकी उनसे रिक्वायरमेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल देते हो, कस्टमर को क्वालिटी चाहिए, कस्टमर को स्पीड ऑफ डिलीवरी चाहिए, कम प्राइस पे चाहिए, सब कुछ देंगे, लेकिन क्या मुझे तू 3 साल तक कंटिन्यू ऑर्डर देगा? क्या तू रिपीट ऑर्डर देगा? लॉयल्टी दिखाएगा? ठीक है, जल्दी भूलेगा तो नहीं, एक्सेट्रा। समझ गया ना पॉइंट क्या डिस्कस करो। नेक्स्ट वन, एम्प्लॉय। फ्रेंड्स, अगर आपको एम्प्लॉय से एक्सपेक्टेशन है कि नहीं यार एम्प्लॉय ने अच्छे से काम करना चाहिए, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है, तो भाई बदले में एम्प्लॉय से भी कुछ आप एक्सपेक्ट कीजिएगा। क्या एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशन इज दैट टर्नओवर नहीं होना चाहिए, जॉब छोड़ के जाना एक्सेट्रा। अदरवाइज आप क्या करते हो, उसको ट्रेनिंग पे लगा देते हो वर्कर को, और जैसे ही वो ट्रेन हो जाता है किसी और जॉब के लिए वो चला जाता है, कंपनी छोड़ देता है। तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन, सप्लायर से आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन है। सप्लायर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? उसकी रिक्वायरमेंट क्या? भाई बहुत सारे ऑर्डर प्लेस करो, टाइम टू टाइम ऑर्डर प्लेस करो, मुझे आप कंटिन्यूअसली ऑर्डर प्लेस करो, ये उसकी रिक्वायरमेंट है आपसे। आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे? ठीक है, मैं ऑर्डर आपसे प्लेस करता हूं, आपसे लेता हूं ऑर्डर, लेकिन टाइमली डिलीवरी करो, क्वालिटी गुड्स दो, एक्सेट्रा। तो यू शुड एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम द स्टेक होल्डर एज वेल। उनका सेटिस्फैक्शन तो ही, लेकिन सामने वाले से भी आपको कुछ रिटर्न में एक्सपेक्टेड है। I hope that point is absolutely clear. चलेगा friends. So here we completed each and everything. जो मेन थियरी था वो हमने डिस्कस कर लिया। याद रहेगा परफॉर्मेंस प्रिज्म में क्या था? पाथ साइड है, स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई किया, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, वो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ प्रोसेस लाना पड़ेगा, प्रोसेस सर जी कैपेबिलिटीज भी देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट था कि रिटर्न, समथिंग एक्सपेक्ट इन रिटर्न फ्रॉम द स्टेक होल्डर एज वेल, ठीक है। तो हियर वी कंप्लीटेड मेजर पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। जो आगे बचा हुआ है फ्रेंड्स वो ऑलरेडी हमने इंटरमीडिएट में किया हुआ है, रुकिएगा बाद में डिस्कस करता हूं, पहले मैं आपको पूरा रिकॉल करवा के देता हूं। सबसे पहले हमने चेक किया कि भाई आपके 4 सेंटर होते हैं, इन्वेस्टमेंट सेंटर है, कॉस्ट सेंटर है, प्रॉफिट सेंटर है, रेवेन्यू सेंटर है, ओके। उसके बाद मैंने डिस्कस किया कि आपके जो परफॉर्मेंस, वो जो रिपोर्ट था, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक्सेट्रा, वो जो रिपोर्ट था, रिपोर्टिंग, वो कैसे प्रिपेयर होता है, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल डेटा वेयर इंडिविजुअल इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉस्ट एंड क्वालिटी, वो मैंने पॉइंट डिस्कस किया था। आपके ऑर्गेनाइजेशन के 2 स्ट्रक्चर हो सकते हैं, पहला था आपका फंक्शनल, दूसरा था डिविजनलाइज स्ट्रक्चर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट फंक्शनल था।
डिवीजन में क्या था, डिवीजन वाइज आपने क्लासिफिकेशन किया था, वो हमने पॉइंट डिस्कस किया। फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करने के फाइनेंशियल के 4 मेथड हमने देखे। सबसे पहले हमने देखा आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला था प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। इसका लिमिटेशन था लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस, एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। वो गोल कॉन्ग्रुएंस निकालने के लिए दूसरा मेथड था आपका रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम कैसे फॉलो होता है, प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आपका रेसिडुअल इनकम पॉजिटिव है तो आप इन्वेस्ट कीजिएगा, जहां पे ज्यादा है वो आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तीसरा पॉइंट देखा था इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड नेक्स्ट मेथड था। फोर्थ मेथड था शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड। शेयर होल्डर वैल्यू एडेड में क्या सीन था, शेयर होल्डर वैल्यू एडेड काफी सारे मेथड्स रिफ्लेक्ट करता है, प्रॉफिट कितने से बढ़ा, कॉस्ट कितने से बढ़ा है, आपका फिक्स कैपिटल कितना है, आपका वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कैपिटल कितना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कितना है, इनकम टैक्स का रेट कितना है, आपका पे बैक पीरियड क्या है, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, एक्सेट्रा। इससे आपका शेयर होल्डर की वैल्यू डिसाइड होगा। इसके बाद हमने डिस्कस किया जहां पे फाइनेंस भी आता है, नॉन फाइनेंशियल भी आता है। सबसे पहला मेथड उसमें हमने डिस्कस किया था ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम लाइन में 3 पैरामीटर्स है, एनवायरमेंटल था, सोशल था और फाइनेंशियल था, इकोनॉमिक था। एनवायरमेंट के एंगल से देखा, लैंड, एयर, अर्थ, वाटर एक्सेट्रा, या फिर वेस्टेज के हिसाब से हमने परफॉर्मेंस। सोशल यानी पर्सनल के हिसाब से, एम्प्लॉय के हिसाब से परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया, एंड इकोनॉमिक यानी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया। इसके बाद नेक्स्ट मेथड मैंने डिस्कस किया बैलेंस स्कोर कार्ड। 4 पर्सपेक्टिव है। सबसे पहला पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, पैसा देखो, रिटर्न देखो, शेयर होल्डर की जो वैल्यू है वो चेक करो, शेयर होल्डर का पैसा चेक करो। सेकंड देखा हमने कस्टमर पर्सपेक्टिव, कस्टमर शुड बी सेटिस्फाइड, डिफेक्टिव कितना दिया, क्वालिटी कितना नहीं दिया, ऑन टाइम डिलीवरी कितनी बार दिया है, रिटर्न उसने कितनी बार किया, एक्सेट्रा। ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कीजिए। नेक्स्ट वन इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है तो आपको इंटरनल प्रोसेस में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। कॉल सेंटर आपने एस्टेब्लिश कर दिया, सर्विस सेंटर आपने एस्टेब्लिश कर दिया, एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट था आपका लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। लर्निंग एंड ग्रोथ में हमने 3 पॉइंट देखे, ठीक है। तो उसमें से 2 मेजर थे। एक आपने देखा आपके जो इंफॉर्मेशन जो है सिस्टम वो इंप्रूव होनी चाहिए। मेन था आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके बाद आ गए अपन पिरामिड में। पिरामिड में 2 पार्ट था फ्रेंड्स, एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस, इंटरनल इफिशियंसी, ये 2 पॉइंट थे। ऑब्जेक्टिव टॉप टू बॉटम था, मेजर्स बॉटम टू अप था, ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल की 3 कैटेगरी। पहले था आपका स्टैंडर्ड। वो स्टैंडर्ड क्या था फ्रेंड्स, वो जो स्टैंडर्ड था सबसे पहले तो स्टैंडर्ड आपका अचीवेबल होना चाहिए, ठीक है। इक्वल स्टैंडर्ड सेट करो, ओनरशिप फील होनी चाहिए। इसके बाद रिवॉर्ड मैंने डिस्कस किया था, रिवॉर्ड क्लियर होना चाहिए, ठीक है, मोटिवेशन मिलना चाहिए, एंड फ्रेंड कंट्रोल के बेसिस पे रिवॉर्ड दीजिएगा। डायमेंशंस देखे, डायमेंशन का 2 पार्ट था। एक था आपका सबसे पहले जो डिस्कस किया था मैंने, वो था आपका डिटर्मिनेंट्स, और उसके बाद मैंने रिजल्ट डिस्कस किया। डिटर्मिनेंट 4, परफॉर्मेंस 4 बेसिस पे डिटरमाइन होगा। पहले था आपका क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ इनोवेशन आपने लाया, और रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट वन था आपका रिजल्ट। रिजल्ट में 2 पॉइंट था आपका, फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा था और कॉम्पिटिटिव या कंपैरेटिव रिजल्ट आपका कैसे था, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद था आपका पिरामिड। पिरामिड के 5 साइड, यहाँ पे स्टेक होल्डर का, सारे स्टेक होल्डर का सेटिस्फैक्शन हम लोग देख रहे हैं, ना कि सिर्फ शेयर होल्डर और कस्टमर का, सारे स्टेक होल्डर हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करें। स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई योर स्टेक होल्डर एंड देयर रिक्वायरमेंट। स्टेप नंबर 2 स्ट्रेटेजी क्या रहेगी उनको सेटिस्फाई करने के लिए, फिर वो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोसेस में चेंजेस लाना पड़ेगा। इसके बाद आपकी कैपेबिलिटी है या नहीं वो आपको चेक करना पड़ेगा। एंड लास्ट पॉइंट था आपका रिटर्न में स्टेक होल्डर से आप कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स हियर वी कंप्लीटेड मेजर पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब अगला पार्ट चेक करते हैं, बेनिफिट, बस खत्म होते आ गया। अगला पार्ट चेक करते हैं फ्रेंड, बेनिफिट्स ऑफ परफॉर्मेंस मेजर्स। अच्छा, बेनिफिट क्या है कि डेवलप एग्रीड मेजर्स ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। हर एक एक्टिविटी का परफॉर्मेंस कैसे मेजर होएगा वो हम लोग अच्छे से पहले डिसाइड कर रहे हैं।
सेकेंड, ऑब्जेक्टिव क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, प्रोसेस का क्लियर अंडरस्टैंडिंग होता है। नेक्स्ट इज क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि आप पूरा इवेल्युएट कर रहे हैं हर एक प्रोसेस को। इसके बाद परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के बेसिस पे यू कैन कंपेयर वन डिवीजन विद अनदर डिवीजन, वन कंपनी विद अनदर कंपनी, यानी बेंचमार्किंग कर सकते हैं आप परफॉर्मेंस मेजर के बेसिस पे। नेक्स्ट वन, जो आपके स्टेक होल्डर है उनके सामने आपकी अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, टारगेट सेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे आपके परफॉर्मेंस मेजर्स के। अब जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, इंटरमीडिएट का पार्ट है, ऑलरेडी हमने ये पढ़ा हुआ है, टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग। फ्रेंड्स, बेंचमार्किंग में आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन का कंपैरिजन करना है किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या फिर एक डिवीजन का दूसरे डिवीजन के साथ आपको बेंचमार्किंग करना है, कंपैरिजन करना है। सबसे पहला बेंचमार्किंग है कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग। कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग का क्या सीन है फ्रेंड्स, आप आपके कॉम्पिटिटर के साथ कंपैरिजन करो, लेकिन ये सबसे डिफिकल्ट है। कॉम्पिटिटर डायरेक्टली आपको डेटा नहीं देने वाला है, तो थर्ड पर्सन के थ्रू, ट्रेड एसोसिएशन के थ्रू ये कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग किया जाता है। तो आपके कॉम्पिटिटर के साथ आपने कंपैरिजन किया। नेक्स्ट वन इज अ स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग। स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग का सीन ये है, यू आर जस्ट कंपेयरिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटजी विथ अनदर ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। बाकी कुछ भी आप चेक नहीं कर रहे हो, बस आप स्ट्रेटजी बेंचमार्क कर रहे हो। अच्छा, स्ट्रेटजी बेंचमार्क कर रहे हो, इसका मतलब ये हो गया कि फ्रेंड्स, जैसे कि रिलायंस कंपनी और टाटा कंपनी दोनों की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अलग है, तो वो कंपैरिजन इज कॉल्ड एज अ, बस आपने स्ट्रेटजी कंपैरिजन किया, स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग। नेक्स्ट वन इज अ ग्लोबल बेंचमार्किंग। ग्लोबल बेंचमार्किंग का मतलब क्या है, आपने किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका कंपैरिजन किया, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्लोबल बेंचमार्किंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंजेस, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये पॉसिबल है। नेक्स्ट वन इज अ प्रोसेस बेंचमार्किंग। ओके, प्रोसेस बेंचमार्किंग का मतलब क्या है, आपने बेंचमार्किंग सिर्फ कोई पर्टिकुलर प्रोसेस किया हुआ है विद द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट परफॉर्म द सेम प्रोसेस। सेम ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी बिजनेस का है, सेम ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी इंडस्ट्री का है, आपके बिजनेस का है, वो प्रोसेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये हमने चेक किया। प्रोसेस बेंचमार्किंग, यू आर जस्ट कंपेयरिंग द प्रोसेस विद द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच इज परफॉर्मिंग सेम प्रोसेस इन बेस्ट पॉसिबल वेज, तो आपने प्रोसेस बेंचमार्किंग किया। उसके जैसे एक और पॉइंट है, ये आपका फंक्शनल, आई गेस, यस, फंक्शनल बेंचमार्किंग। अच्छा, फंक्शनल बेंचमार्किंग क्या है कि फंक्शनल बेंचमार्किंग में आप आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक फंक्शन किसी और ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, लेकिन तो आप बोलेंगे सर प्रोसेस और फंक्शनल तो सेम ही है। नहीं, प्रोसेस में दोनों ऑर्गेनाइजेशन सेम है, प्रोसेस में दोनों ऑर्गेनाइजेशन सेम है। सपोज वी स्मार्ट एकेडमी एंड एटी एकेडमी, दोनों ऑर्गेनाइजेशन सेम है, तो दोनों का जो पेन ड्राइव का डिलीवरी है, ये आपने प्रोसेस डिलीवरी का, ये आपने ऑर्डर का ट्रैकिंग एक्सेट्रा, ये बेंचमार्किंग किया। दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो सेम बिजनेस में है, सेम प्रोसेस कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोसेस अच्छे से कर रहा है, तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रोसेस कंपैरिजन कर लिया, ये कॉल्ड एज अ प्रोसेस बेंचमार्किंग। नाउ फंक्शनल बेंचमार्किंग का मतलब क्या है, दो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन का बेंचमार्किंग हो रहा है, लेकिन दोनों ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट प्रोडक्ट में डील कर रहा है। से फॉर एग्जांपल वी स्मार्ट एकेडमी एंड अमेजॉन, तो डिलीवरी का टाइम, डिलीवरी कैसे हो रहा है प्रोडक्ट का या फिर पेन ड्राइव का, ये हमने चेकिंग किया। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन अलग बिजनेस के हैं, दिस कॉल्ड एज अ फंक्शनल बेंचमार्किंग। ओके, अगले दो पॉइंट है इंटरनल बेंचमार्किंग एंड एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। बोलने जैसा नहीं है, ऑलरेडी इंटरमीडिएट में किया। इंटरनल बेंचमार्किंग का मतलब क्या, आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के किसी और डिवीजन के साथ, ठीक है, आप बेंचमार्किंग कर रहे हो, किसी और फंक्शन के साथ आप बेंचमार्किंग कर रहे हो। ये सबसे इजी टाइप ऑफ बेंचमार्किंग है, क्योंकि डेटा रेडिली अवेलेबल है। जब आप एक्सटर्नल बेंचमार्किंग करते हो तो आपको कॉम्पिटिटर का, थर्ड पर्सन का डेटा लेना पड़ता है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है लेने के लिए। तो वो था आपका एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। ओके, चलिएगा फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो बेंचमार्किंग के कौन से टाइप हो गए फ्रेंड्स। सबसे पहले था कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग, यू आर कंपेयरिंग विथ योर कॉम्पिटिटर, डेटा मिलना डिफिकल्ट है, तो थर्ड पार्टी के थ्रू ये बेंचमार्किंग आप कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेकंड था स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग। स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग में आपको क्या करना है, आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी किसी और ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजी के साथ कंपैरिजन करना है। नेक्स्ट वन था ग्लोबल बेंचमार्किंग,
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने आपका कंपैरिजन किया। नेक्स्ट वन था आपका प्रोसेस बेंचमार्किंग। सेम दो बिजनेस है, सेम प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपने प्रोसेस का चेकिंग किया, बेंचमार्किंग किया। फंक्शनल बेंचमार्किंग में दोनों ऑर्गेनाइजेशन अलग प्रोडक्ट में डील करते हैं, जैसे वीस्मार्ट एकेडमी और अमेजॉन, ठीक है, इनका प्रोडक्ट अलग, इनका प्रोडक्ट अलग, लेकिन फंक्शन सेम है। यहां पे लेक्चर्स डिलीवर हो रहे हैं, ठीक है, बुक्स वगैरह डिलीवर हो रहे हैं, और यहाँ पे ठीक है गुड्स डिलीवर हो रहे हैं। तो डिलीवरी का जो फंक्शन है वो हमने बेंचमार्किंग किया। नेक्स्ट वन था आपका इंटरनल बेंचमार्किंग एंड एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। तो इंटरनल यानी आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन के डिवीजन के साथ आपने कंपैरिजन किया, एक्सटर्नल यानी किसी और से फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटर के साथ आपने बेंचमार्किंग किया। आगे तो हियर वी कंप्लीटेड ऑल टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग, ठीक है, प्रोसेस ऑफ बेंचमार्किंग, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी इंटरमीडिएट में किया है, तो ये मैं स्किप कर रहा हूं फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो मेथड्स है आने का चांसेस बहुत कम है, आप एक बार गो थ्रू हो जाइएगा इसमें। से फॉर एग्जांपल मैं अगर शॉर्ट में आपको बता दूं, सबसे पहले प्लानिंग किया। अच्छा, प्लानिंग किया इसका मतलब क्या, हमें बेंचमार्किंग किस में करना है, कहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस कम है, तो सबसे पहले प्लानिंग किया। प्लानिंग में प्रॉब्लम, प्लानिंग में और क्या होगा, किसके साथ कंपैरिजन करना है, ठीक है, वो हमने पहले डिसाइड कर लिया कि कॉम्पिटिटर के साथ करना है, इंटरनल के साथ करना है, एक्सटर्नल के साथ करना है, ग्लोबल के साथ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया आपका प्लानिंग। उसके बाद सेकंड चेक किया कि हमारा परफॉर्मेंस कहां पे कम है, तो सेकंड में चेक किया कि कौन बेस्ट है, कौन बेस्ट है, ठीक है, तो कॉम्पिटिटर बेस्ट है या फिर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये फंक्शन अच्छे से तरीके से परफॉर्म कर रहा है या प्रोसेस कौन से अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ये सेकंड स्टेप है। तीसरा इसमें फ्रेंड्स टीम बनाया, बेंचमार्किंग कौन करेगा उसकी टीम बनाई, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस किया। सबसे पहले तो प्लानिंग किया, कौन से एरिया में बेंचमार्किंग करना है वो किया। सेकंड पॉइंट में बेस्ट परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई किया। तीसरे स्टेप में हमारा जो टीम है वो हमने एस्टेब्लिश किया, ठीक है, और परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएशन करना है वो हमने चेक किया। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर सिलेक्टिंग बेस्ट, डेटा आपने कलेक्ट किया। कब, पहले तो आप एक्सटर्नल डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, कुछ पब्लिकेशंस है, उनके ऑडिट रिपोर्ट्स पब्लिश हुए, उनसे आप डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ट्रेड एसोसिएशन से डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आप उनको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है, और उनको आप कुछ क्वेश्चनियर भेजेंगे, इंटरव्यू लेंगे, टेलीफोन कम्युनिकेशन होएगा, साइट विजिट होएगा, क्वेश्चनियर प्रिपेयर करेंगे, एक्सेट्रा। तो आप डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर डेटा कलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका, जो डेटा आपने कलेक्ट किया वो एनालाइज कीजिएगा, फाइंडिंग क्या है, वो कैसे वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, एक्सेट्रा। इसके बाद है नेक्स्ट स्टेप आपका रिकमेंडेशन दीजिएगा। अच्छा, रिकमेंडेशन दीजिएगा यानी आपका जो प्रोसेस लैगिंग है, खराब चल रहा है आपका प्रोसेस, वो इंप्रोवाइज करने के लिए आपको कुछ रिकमेंडेशन देना पड़ेगा। वो रिकमेंडेशन आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में, और इंप्लीमेंट करने के बाद वो कंटिन्यूअसली आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। वो कंटिन्यूअसली आपको क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। तो एकदम सिंपल स्टेप है, ठीक है, फिर भी मैंने डिस्कस कर लिया, काफी सारा पॉइंट डिस्कस कर लिया। सबसे पहले क्या किया हमने, प्लानिंग, ठीक है, तो हमारा कहाँ पे परफॉर्मेंस कम आ रहा है, वो पहले एरिया, ठीक है, प्रोडक्शन का एरिया है, डिलीवरी का एरिया है, साइकिल टाइम कम हो रहा है, क्वालिटी एक्सेट्रा, वो एरिया हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट पॉइंट पे हमने ये देखा कि बेस्ट कौन परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये देख किया कि हमारा टीम कैसे डेवलप होता है और परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे, बेंचमार्किंग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो उसका प्लानिंग किया। प्लानिंग करने के बाद डेटा कलेक्शन किया। पहले तो एक्सटर्नली ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की, फिर साइट विजिट किया, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया, इंटरव्यू लिया उनको ईमेल के थ्रू, ठीक है, या फिर आपने क्वेश्चनर उनको भेजा, उससे आपने इंफॉर्मेशन लेना स्टार्ट किया। फाइंडिंग, फिर आपने नेक्स्ट स्टेप था, थर्ड स्टेप था आपका, जो फाइंडिंग थे वो आपने एनालाइज किया, ओके, और एनालाइज करने के बाद अभी रिकमेंडेशन दिया। रिकमेंडेशन आपने एक्चुअल में इंप्लीमेंट किया आपके सिस्टम में। इसके बाद जो इसका रिजल्ट है वो कंटिन्यूसली आपने मॉनिटर किया या फिर वो कंटिन्यूसली आपने रिव्यू किया, राइट फ्रेंड्स। तो ये सारे स्टेप्स मैंने डिस्कस कर लिए। ये हमने ऑलरेडी इंटरमीडिएट लेवल में किया था, इसलिए थोड़ा ये फास्ट किया, बाकी जो नया है मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। चलिए आगे।
नहीं आ सकता है फिर भी डिस्कस कर लेते हो ये क्वेश्चन फटाफट से। प्री रिक्विजिट ऑफ सक्सेसफुल बेंचमार्किंग, जी हाँ सर जी, सक्सेसफुल बेंचमार्किंग के लिए हमें क्या चाहिए? प्री रिक्विजिट फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले तो टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। सेकंड, जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियरली डिफाइंड चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, वी नीड सम सफिशिएंट रिसोर्सेस, क्योंकि टीम बनाने का है, वो प्लानिंग करना है, एनालिसिस करना है, तो रिसोर्सेस शुड बी देयर। नेक्स्ट वन, हमारा जो परफॉर्मेंस है उसका क्लियर पिक्चर चाहिए, ठीक है, कि बेंचमार्किंग करने से पहले हमारा परफॉर्मेंस कैसा है उसका क्लियर पिक्चर चाहिए। देन ये जो बेंचमार्किंग टीम है इनके पास राइट स्किल कॉम्पिटेंसी चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट था आपका प्री रिक्विजिट फॉर सक्सेसफुल बेंचमार्किंग, ठीक है। क्या क्या रहेगा? सीनियर मैनेजमेंट का सपोर्ट चाहिए सबसे पहले तो, ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियरली डिफाइंड, ठीक है। सफिशिएंट रिसोर्सेज उनको देना है, हमारा जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस है वो पहले क्लियर होना चाहिए, वो जो टीम आप बना रहे हो वो स्किल होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, एक्सेट्रा। चलिए, तो पार्टिसिपेशन सबका होना चाहिए, ये प्री रिक्विजिट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बेंचमार्किंग खत्म हो रहा है, ईच एंड एवरी पॉइंट मैंने डिस्कस किया। डिफिकल्टीज इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ बेंचमार्किंग। अब डिफिकल्टी क्या है? सबसे पहला डिफिकल्टी भाई ये टाइम कंज्यूमिंग है, डिफिकल्ट है और काफी सारे रिसोर्सेज लगने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वन, सीनियर मैनेजमेंट का इसमें पहला पॉइंट देखा था ना, टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट, तो सीनियर मैनेजमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ठीक है। इसके बाद टॉप कौन है ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बेस्ट कौन है ये आइडेंटिफाई करना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। बेंचमार्किंग में रेजिस्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉय, क्योंकि ईगो रहता है, सालों साल से वही प्रोसेस कर रहे, फिर आप चेंज करने के लिए बोलते तो रेजिस्टेंस टू चेंज होता है, ठीक है। यहां पे गोल प्रॉब्लम फेल क्यों होता है? गोल इज दैट हमें सामने वाले का परफॉर्मेंस मैच करना है, लेकिन वी आर नॉट फोकसिंग ऑन इंप्रूवमेंट। सामने वाले का परफॉर्मेंस है वो हमें अपने इसमें लेके आना है, लेकिन क्या वो बेहतर कर रहा है ये नहीं कर रहा है, वो परफेक्ट है या नहीं ये नहीं चेक किया जा रहा है, बस मैचिंग कंसेप्ट हो रहा है, ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, तो वो हम लोग सेम कॉपी पेस्ट करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन पे, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट वन, कभी कभी नॉन क्रिटिकल फैक्टर अगर आप चेक करते हो, नॉन क्रिटिकल फैक्टर में अगर आप फोकस करते हो तो इट्स अ टाइम वेस्ट, तो इसकी वजह से बेंचमार्किंग फेल हो जाता है, डिफिकल्टीज है। ओके, चलेगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन इज बेंचमार्किंग कोड ऑफ कंडक्ट। ना फ्रेंड, बेंचमार्किंग करते हुए कुछ टर्म प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी। प्रिंसिपल लीगैलिटी का मतलब ये बेंचमार्किंग लीगली आप कीजिएगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे प्राइस फिक्सिंग मत कीजिएगा, ठीक है। बीड रिगिंग मत कीजिएगा, ब्राइबरी मत कीजिएगा, मिस एप्रोप्रिएशन मत कीजिएगा, ठीक है। तो लीगल आप वर्कआउट कीजिएगा, लीगली बेंचमार्किंग आपका होना चाहिए, इलीगल इसका यूज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज में बोला गया कि भाई अगर आप सामने वाले से डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इन फ्यूचर अगर उसको बेंचमार्किंग करना है तो यू शुड एक्सचेंज द डेटा एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन, तीसरा पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। आप जो डेटा आपके कॉम्पिटिटर का लेके आ रहे हो या बेंचमार्किंग पार्टनर बोलते हैं उनका, अगर आप डेटा लेके आ रहे हो तो दैट डेटा शुड बी कॉन्फिडेंशियल, लीक नहीं होना चाहिए, डेटा शुड बी कॉन्फिडेंशियल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ यूज। जी हाँ सर जी, प्रिंसिपल ऑफ यूज। जो डेटा आपने कलेक्ट किया बेंचमार्किंग आपकी इंप्रोवाइजेशन के लिए आप वर्कआउट कीजिएगा, ना कि सामने वाले का प्रॉफिट कैसे कम हो जाए, ठीक है, सामने वाले को मैं कैसे अफेक्ट करूं, इसके लिए बेंचमार्किंग नहीं करना है। आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होने के लिए आपने बेंचमार्किंग करना है। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट पार्टी कॉन्टैक्ट। प्रिंसिपल ऑफ, अच्छा पहले वो फर्स्ट पार्टी कॉन्टैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। यस सर, पहले फर्स्ट पार्टी कॉन्टैक्ट है। ओके, फर्स्ट पार्टी कॉन्टैक्ट का मतलब ये है, अगर आपको बेंचमार्किंग करना है, सामने वाले कंपनी ने कोई एक स्पेसिफिक ऑफिसर डेजिग्नेट किया रहेगा, डेजिग्नेटेड ऑफिसर विल बी देयर फॉर बेंचमार्किंग, तो पूरा जो भी कुछ कोऑर्डिनेशन है वो पर्सन के साथ कीजिएगा। दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट पार्टी कॉन्टैक्ट। हर एक के पास मत जाइए, अरे मुझे बेंचमार्किंग करना है, अरे मुझे बेंचमार्किंग करना है।
कोई तो भी एक पर्सोनल है, उसको उन्होंने अलोकेट किया रहेगा कि अगर बेंचमार्किंग किसी का होना है तो तू ये रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये दिस इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट पार्टी कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट। प्रिंसिपल ऑफ थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट का मतलब यह है कि आपने बेंचमार्किंग किया है, वो जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट जो पर्सनल है, उसको पूछे बिना किसी और को आपको नहीं देना है। ठीक है, आप आपके बेनिफिट के लिए बेंचमार्किंग कीजिएगा। जो डेजिग्नेटेड पर्सन है जिसके साथ आप ये बेंचमार्किंग कर रहे हो, उसके डिटेल्स, ठीक है, उसका नंबर एक्सेट्रा, उसका जो भी कुछ इंफॉर्मेशन है, आप दूसरे कॉम्पिटिटर को मत दो विदाउट द परमिशन। ठीक है, नहीं तो आप बोलेंगे अरे ये देख तुझे बेंचमार्किंग करना है, ये ले इसका नंबर, इसके साथ तू कांटेक्ट कर। सामने वाले का परमिशन रहेगा तो ही वो कांटेक्ट आपको शेयर करना है। ठीक है, एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, ये जो लीगली प्रिपेयर कीजिएगा, ये जो भी विद इन टाइम प्रिपेयर कीजिएगा, जो भी आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करना है बेंचमार्किंग का एक्सेट्रा, ठीक है, वो प्रिपरेशन प्रॉपर होना चाहिए, आपकी इंप्रोवाइजेशन के लिए होना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप हाईलाइट कीजिएगा। सबसे पहले था लीगलिटी। तो बेंचमार्किंग के बेसिस पे लीगल यानी आपका वर्किंग होना चाहिए। इलीगल वर्किंग जैसे बिड रिगिंग हो गया, प्राइस फिक्सेशन हो गया, किसी को आप ब्राइब दे रहे हो, मिस अप्रोप्रिएशन कर रहे हो इंफॉर्मेशन का, ये नहीं होना चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, उनको देना भी है। कॉन्फिडेंशियलिटी, उसको पूछे बिना किसी और को शेयर मत करना। प्रिंसिपल ऑफ यूज, आपके इंप्रूवमेंट के लिए बेंचमार्किंग होना चाहिए, ना कि सामने वाले को इससे कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट पार्टी कॉन्टैक्ट। बेंचमार्किंग स्पेसिफिक जो चैनल डेजिग्नेटेड है उसके थ्रू ही आप बेंचमार्किंग कीजिएगा। हर एक पर्सन को कांटेक्ट मत कीजिएगा, जो डेजिग्नेटेड कांटेक्ट है उसके थ्रू ही आप बेंचमार्किंग कीजिएगा। नेक्स्ट वन, थर्ड पार्टी कांटेक्ट। ये बेंचमार्किंग का इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी को मत दीजिएगा। ठीक है, ये जो कांटेक्ट डिटेल है वो थर्ड पार्टी को मत दीजिएगा विदाउट द परमिशन। एंड प्रिपरेशन, ठीक है, वैलिड डेटा प्रिपेयर कीजिएगा बेंचमार्किंग का। ओके, चलिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। परफॉर्मेंस मेजर फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है भाई? एनजीओ। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते वक्त दिक्कत आने वाला है। क्यों दिक्कत आने वाला है भाई? प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जनरली प्रॉफिट के बेसिस पे होता है। अब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट आने ही नहीं वाला है। ठीक है, एनजीओ है ये, तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन दिक्कत जाती है। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे आपका केस स्टडी आ सकता है। चैलेंजेस क्या है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करने में? सबसे पहला चैलेंज है बेनिफिट कैनॉट बी क्वांटिफाइड। सबसे पहला चैलेंज है बेनिफिट कैनॉट बी क्वांटिफाइड। सपोज आप एजुकेशन दे रहे हो पुअर चिल्ड्रन को, ठीक है, तो बेनिफिट जो मिलने वाला है आप वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे क्वांटिफाई कैसे करेंगे? पुअर को आप स्टूडेंट को आप फ्री टीचिंग दे रहे हो, ठीक है, आपने एम्बुलेंस की सर्विस दे दी, एम्बुलेंस का आपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ के थ्रू आपने एम्बुलेंस चलाया, उससे बेनिफिट मिलने वाला है पेशेंट को, कोई यानी क्रिटिकल है उसको बेनिफिट मिलने वाला है लाइफ का। अभी किसी के लाइफ की वैल्यू आप कैसे कर सकते हो? तो बेनिफिट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, बराबर है, ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है बेनिफिट में एक्रू ओवर द लॉन्गर टाइम। से फॉर एग्जाम्पल आपने हॉस्पिटल को कुछ इक्विपमेंट डोनेट कर दिया, सर्जिकल इक्विपमेंट आपने डोनेट कर दिया, ठीक है, या फिर आपने फ्रेंड्स आईसीयू में कुछ इक्विपमेंट डोनेट कर दिया, ठीक है, उससे जो बेनिफिट मिलने वाला है वो शॉर्ट टर्म नहीं है, वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलने वाला है। तो वो क्वांटिफाई कैसे करें लॉन्ग टर्म का बेनिफिट? बराबर है। तीसरा पॉइंट इन्होंने बोला है मेजरमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एंड एक्सपेंडिचर। अब प्रॉब्लम ये है, हमने ये टैक्सेशन में भी देखा है, इनको जो पैसा फंडिंग आता है उसका कुछ परसेंटेज एक्सपेंडिचर करना ही करना है, अदरवाइज उनको वो टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इनको जो ग्रांट आते हैं कुछ अमाउंट कुछ परसेंटेज उनको खर्चा करना ही करना है। तो अगर खर्चा नहीं करेंगे तो टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? अननेसेसरी खर्चा भी ये लोग कर देंगे।
क्योंकि उनका वो लिमिट जो है खर्चे का वो तो उनको सेटिस्फाई करना ही है, तो यहाँ पे उनका प्रॉब्लम होने वाला है। नेक्स्ट वन, लास्ट पॉइंट इन्होंने दिया मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। अच्छा, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है फ्रेंड्स? एक ही ऑब्जेक्टिव नहीं है। एक एनजीओ है, उसका ऑब्जेक्टिव है पुअर चिल्ड्रन को सिखाना भी है, ओल्ड एज है उनको कुछ आपने ओल्ड एज होम वगैरह किया, तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हो सकता है इसका, तो वो कैसे क्वांटिफाई करे? तो these are four problems that can be faced while evaluating the performance of this non-profit organization। ठीक है ना सर? सबसे पहले क्या था, जो बेनिफिट है ये क्वांटिफाई करना डिफिकल्ट है। सेकेंड है लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलता है। तीसरा फ्रेंड, फंड जो मैं खर्चा कर रहा हूं वो बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है? कभी कभी क्या होता है, मुझे लिमिट बोला है उतना खर्चा करना ही पड़ता है। लास्ट वन है मैक्सिमम जो एनजीओज है इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो काफी सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, तो ये चैलेंजिंग है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना, प्रायोरिटी कैसे दे। ओके ओके फ्रेंड्स, तो इन्होंने परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते ही नहीं आएगा क्या? आंसर इज नो, यस करते आएगा। इसका दो मेथड दिया है। पहला मेथड है VFM, यस VFM, वैल्यू फॉर मनी, एंड सेकेंड वन इज एडाप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड। वो एडाप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड बाद में देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे VFM, वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी एंड इकोनॉमी। क्या है? इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी एंड इकोनॉमी। 3 पॉइंट के बेसिस पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फ्रेंड इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब यह है, क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में, क्या आपके एनजीओ ने, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव किया या नहीं किया इफेक्टिवली? जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव था वो अचीव किया या नहीं किया, ये चेक किया। परफेक्ट फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन इफिशियंसी। नेक्स्ट वन इफिशियंसी, वॉट एवर द रिसोर्सेस अवेलेबल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये इफेक्टिवली यूटिलाइज किया या नहीं किया, इफिशिएंटली यूटिलाइज किया या नहीं किया, ये आपको चेक करना है। यानी इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट आना चाहिए, इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट, यानी रिसोर्सेज जो है वो इफिशिएंटली यूज होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या था फ्रेंड्स? इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस में क्या किया फ्रेंड्स? आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होने चाहिए। इफिशियंसी का मतलब क्या? जो रिसोर्सेस है वो इफिशिएंटली यूज करो, मैक्सिमम आउटपुट आना चाहिए इनपुट के अंदर। एंड इकोनॉमी, इकोनॉमी में ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई होना चाहिए और कम से कम कॉस्ट के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई होना चाहिए और कम से कम कॉस्ट में आपका ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये था आपका VFM, वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क। 3 पॉइंट था। सबसे पहले इफेक्टिवनेस, आपके ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली फुलफिल होने चाहिए। सेकंड इफिशियंसी, रिसोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल है वो इफिशिएंटली यूज कीजिएगा, मैक्सिमम आउटपुट दो इनपुट के अंदर। एंड लास्ट वन है आपका इकोनॉमी। अच्छा, इकोनॉमी में क्या है? ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, कम से कम कॉस्ट के अंदर वो आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। एंड मैं एक पॉइंट बताना भूल गया, इकोनॉमी में ठीक है कम से कम कॉस्ट लेते वक्त भाई क्वालिटी हैम्पर मत करना, क्वालिटी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। राइट फ्रेंड्स? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। यस सर जी, नेक्स्ट पॉइंट इज एडाप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, एडाप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड के 4 पर्सपेक्टिव ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे। कौन से 4 पर्सपेक्टिव थे? अरे फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव था, कस्टमर पर्सपेक्टिव था, इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव था एंड लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव था। ठीक है, बराबर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एडाप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड है, यानी वो जो बैलेंस स्कोर कार्ड है वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडप्ट किया है, तो थोड़े से चेंजेस करने पड़े। अच्छा, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते कस्टमर पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पे कस्टमर कौन है? अरे सर यहाँ पे कस्टमर यानी बेनिफिशियरी है। तो फ्रेंड्स कस्टमर यानी बेनिफिशियरी का सेटिस्फैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो स्टेक होल्डर है उनका सेटिस्फैक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आपने चेक किया। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव ने फंड जो रेज हो रहा है, मैक्सिमम फंड रेज होना चाहिए, फंड यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है प्रॉपरली, अगर आपने फंड इन्वेस्ट किया तो उस पर बराबर से रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, वो आपने चेक किया, क्योंकि वो रिटर्न ऑब्वियसली आगे जाके आप यही एनजीओ के लिए आप यूज करने वाले। नेक्स्ट वन, इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव, जो वॉलेंटियर है उनकी इफिशियंसी है या नहीं है, जो वॉलेंटियर है आपके एनजीओ के उनकी इफिशियंसी है या नहीं है, उनकी क्वालिटी डेवलप करो, उनको कुछ ट्रेनिंग दीजिएगा। नेक्स्ट वन,
लास्ट वन इज इनोवेशन एंड लर्निंग, कैपेबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू एडजस्ट द चेंजिंग एनवायरमेंट। ठीक है, सपोज आपका एनजीओ, ध्यान से सुनिएगा, सपोज आपका एनजीओ कोई डिसीज पे सपोज वैक्सीन दे रहा था, अब सपोज वो डिसीज अभी खत्म हो चुका है, अब एक नया डिसीज आया है, सपोज कोरोना आया है, तो भाई वो कोरोना के पीछे जाइए, जो डिसीज ऑलरेडी खत्म हो गया उसके बारे में सोच, यानी चेंज हो रहा है एनवायरमेंट, अकॉर्डिंगली वो आप एडॉप्ट कीजिएगा। ओके, तो एडॉप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड में हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स, कस्टमर पर्सपेक्टिव ने स्टेक होल्डर देखो, ठीक है, और जो बेनिफिशियरी है वो आपको सेटिस्फैक्शन चेक करना है। सेकेंड वन था आपका फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, फंड रेज होना चाहिए, अच्छे से यूटिलाइजेशन होना चाहिए, खर्चा कम होना चाहिए। इंटरनल प्रोसेस में आपके जो वॉलंटियर है उनका डेवलपमेंट करो, ट्रेनिंग दीजिएगा। एंड लास्ट वन लर्निंग एंड ग्रोथ, जो चेंजेस हो रहे हैं एनवायरमेंट में वो आपने अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, यस सर जी। सो दोनों मैंने डिस्कस कर दिया, वैल्यू फॉर मनी एंड एडॉप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, अदर परफॉर्मेंस मेजर्स। ठीक है, ये दो तो है ही फ्रेंड्स, कौन से दो? वैल्यू फॉर मनी एक मेजर है और एक एडॉप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड एक मेजर है। ये छोड़ के भी परफॉर्मेंस मेजर क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला बोला है इन्होंने, एबिलिटी टू रेज द फंड टू मीट द ऑब्जेक्टिव इफिशिएंटली। बराबर से वो फंड रेज हो रहा है नहीं हो रहा है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना फंड रेज हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया। नेक्स्ट वन, जो स्टेक होल्डर है उनको टाइम टू टाइम रिपोर्ट सबमिट किया, ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट सबमिट किया कि इतना रेवेन्यू आया, सॉरी इतना पैसा आया था, फंड्स आया था, उसका ये यूटिलाइजेशन है, इतना बैलेंस है। जैसे हम लोग मुंबई में गणपति का वर्गनी देते हैं, गणपति के वर्गनी के बाद फ्रेंड्स वो एक स्टेटमेंट देते कि इतना वर्गनी, इतना कंट्रीब्यूशन हुआ था, फिर हमने इस पे इतना खर्चा किया। ठीक है, तो उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस मेजरमेंट हो सकता है। नेक्स्ट वन, फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन, ये सर तीसरा पॉइंट इन्होंने दिया है, फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल होना चाहिए। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आपको चेक करना है, शॉर्ट टर्म इंपैक्ट नहीं चेक करना, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ये आपके एक्टिविटी का आपको चेक करना है। एंड नेक्स्ट वन, क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा, ये परफॉर्मेंस मेजर से और भी कुछ परफॉर्मेंस मेजर है, तो दो तो हमने डिटेल में डिस्कस किए थे, वैल्यू फॉर मनी एंड एडॉप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड, ये भी कुछ है और परफॉर्मेंस मेजर्स। ओके, चलिएगा फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट प्रोसेस। जी हाँ सर जी, अगला है परफॉर्मेंस मेजरमेंट प्रोसेस। यस सर, परफॉर्मेंस मेजरमेंट प्रोसेस, कैसे परफॉर्मेंस मेजर होता है? सबसे पहले तो स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल स्टेप है। स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव, आपका मिशन क्या है, आपका विजन क्या है, वहां से आपने स्टार्ट किया। व्हाट आर द प्रॉब्लम विद द स्टेक होल्डर, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर, वहां से आपने शुरुआत किया। नेक्स्ट वन, ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आपका मिशन है, ये आपका जो विजन है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करो। जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, आपका था इंटरनल प्रोसेस, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, ठीक है, फाइनेंशियल, कस्टमर पर्सपेक्टिव। तो आपने ये जो आपका विजन है ये 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट, हर एक जो आपका पर्सपेक्टिव है उसके परफॉर्मेंस मेजर्स क्या है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, वो पहले डिफाइन कर दिया। परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएशन करना है वो पहले ही हमने डिसाइड कर दिया। नेक्स्ट वन, एक्चुअल परफॉर्मेंस हमने मेजर किया, ठीक है, एंड अगर कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो हमने वो चेंज किया। तो इतना सिंपल है, यानी कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं था। तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो प्रॉब्लम में आइडेंटिफाई किया, ऑब्जेक्टिव मिशन विजन हमने आइडेंटिफाई किया, वो प्रॉब्लम को हमने सेग्रीगेट किया, ऑब्जेक्टिव मिशन को सेग्रीगेट किया 4 पर्सपेक्टिव में। हर एक पर्सपेक्टिव का सेपरेट परफॉर्मेंस मेजर रहेगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रहेंगे। नेक्स्ट वन, फिर एक्चुअल आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट के साथ हमने कंपैरिजन किया एंड वी हैव टेकन सम रेमेडियल एक्शन, ठीक है, एंड कंटिन्यूअसली इवैल्यूएशन किया और टाइम टू टाइम इस पे हमने
कुछ रेमिडियल एक्शन उस पर लिया है, ठीक है। तो ये था आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट प्रोसेस। ओके, एंड यस, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, जी हाँ सर। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर स्टडी मटेरियल इज परफॉर्मेंस रिपोर्ट। जी हाँ सर जी, परफॉर्मेंस रिपोर्ट। यस सर, लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। परफॉर्मेंस रिपोर्ट you'll have to prepare time to time performance report for all the levels of management। ध्यान से सूर्य का पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया कि you'll have to prepare the performance report to evaluate the performance of each manager, each division। From time to time prepare the performance report। Now in performance report you'll have to inform deviation with the standard or deviation with the budget। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उससे आप कितना डेविएट हुए। सपोज कॉस्ट सेंटर था, लगना चाहिए था कॉस्ट 1 लाख रुपए, लग गया कॉस्ट 1,20,000, तो 20,000 का डेविएशन है, तो दैट शुड बी क्लियरली मेंशन इन दैट रिपोर्ट, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। दैट रिपोर्ट विल बी प्रिपेयर फ्रॉम बॉटम टू अप। इट विल स्टार्ट फ्रॉम बॉटम एंड इट विल मूव अपवर्ड। सबसे पहले लोअर मैनेजर वो रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, सबमिट करेगा मिडिल मैनेजर को, मिडिल मैनेजर वो कंपाइल करेगा और सबमिट करेगा टॉप मैनेजमेंट को। तो जो लोअर मैनेजमेंट है, लास्ट पॉइंट है इसका, लोअर मैनेजमेंट क्या करेगा? लोअर मैनेजमेंट के लिए इसका यूज है करेक्टिव एक्शन क्या ले, अगर कुछ डेविएशन है तो वो करेक्टिव एक्शन क्या ले। और टॉप मैनेजमेंट का इसका यूज क्या है कि लोअर मैनेजर ने कितना डेविएशन लाया, लोअर मैनेजर कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो ये चेक होएगा आपका विद द हेल्प ऑफ दिस परफॉर्मेंस रिपोर्ट। बॉटम टू अप जाएगा, लोअर मैनेजर बनाएगा, फिर वो अपर मैनेजर, फिर एकदम टॉप मैनेजमेंट। हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व किया था, अगर आपको याद आ रहा है, स्यूइंग डिपार्टमेंट, कटिंग डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था परफॉर्मेंस रिपोर्ट का, ठीक है। तो इन दिस वे यू हैव टू प्रिपेयर द परफॉर्मेंस रिपोर्ट। तो टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, काफी सारे यानी लेस इंपॉर्टेंट पार्ट भी आज हमने डिस्कस किया, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है फ्रेंड्स, रिवाइज करते वक्त वो जो 4 फाइनेंशियल मेथड है उसमें से 3 ही है, ठीक है। फोर्थ वन तो थेरोटिकल था, प्रैक्टिकल मेथड में ROI, EVA एंड रेसिडुअल इनकम, ये आप अच्छे से वर्कआउट कीजिएगा। सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं आपके स्टडी मटेरियल के एक्सेट्रा। इसके बाद में जो थियरी है, ठीक है, ये थियरी का ये जो समरी नोट्स मैंने प्रिपेयर करवा के दिया है उसमें से पढ़ा तो भी बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। और यू कैन इजीली राइट द केस स्टडी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्रक्स था जैसे पिरामिड के 5, जी हाँ सर जी, पिरामिड के 5 पॉइंट्स, ठीक है, ट्रिपल बॉटम लाइन के 3 पॉइंट, सॉरी प्रिज्म के 5 पॉइंट, नॉट पिरामिड के 2 पॉइंट, प्रिज्म के 5 पॉइंट थे, ठीक है। इसके बाद मैंने डिस्कस किया ट्रिपल बॉटम लाइन 3 एक्सेट्रा। तो ये जो कीवर्ड्स है वो आपको याद रखना है, आराम से ये थ्योरी आप एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर केस स्टडी आप लिख सकते हो परफॉर्मेंस का, ओके। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसका परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएशन करें, ठीक है। वैल्यू फॉर मनी एक मेथड हमने देखा और एडॉप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड, और वो जो बेंच मार्किंग है, बेंच मार्किंग में कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बेंच मार्किंग, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। स्टेप्स पे क्वेश्चन आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो स्टेप्स वगैरह फॉलो करना एक्सेट्रा, ठीक है। So thank you very much friends, see you in the next lecture। In the next lecture we are going to discuss one very important topic, that is standard costing। Thank you very much friends।